वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2 इंपॉर्टेंट साइट्स एंड इन्फ्लुएंसेस। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो भारत के इतिहास का पहला अर्बन सिविलाइजेशन था। पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इतिहास का और उसमें कौन कौन से मेजर एक्सकेवेशंस आज तक हुए हैं। हमने इंडस वैली के इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल और कल्चरल एलिमेंट्स के एविडेंसेस को समझने की भी कोशिश की है। इस दूसरे भाग में हम बात करने वाले हैं वहां की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में और जानेंगे कि यहां मिले एविडेंसेस हमें इंडस वैली की सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बारे में क्या बताते हैं। इसके अलावा इंडस वैली के डिक्लाइन को लेकर कई डिस्प्यूट्स हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए पहले हम बात करते हैं आईवीसी की कुछ मेजर साइट्स की। सम इंपॉर्टेंट साइट्स। हड़प्पा। दोस्तों, हड़प्पा रवि के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। रवि के पास होने से इसको ट्रेड नेटवर्क्स, एक्वाटिक फूड और ड्रिंकिंग और कल्टीवेशन के लिए पानी का एक्सेस था। हड़प्पा ईस्ट से आने वाले ट्रेड रूट्स का मीटिंग पॉइंट भी माना गया है। यहाँ के मेजर एक्सकेवेशंस में ग्रैनरीज विद ब्रिक प्लेटफॉर्म, वर्कर्स के रूम्स, ब्रॉन्ज स्मेल्टिंग एटसेट्रा हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। हड़प्पा इकलौती ऐसी साइट है जहां कॉफिन बैरियल्स का एविडेंस मिला है। अगला साइट है मोहेंजोदड़ो, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन माउंड ऑफ द डेड है और ये इंडस के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के लरकाना में है। यहां पर द ग्रेट बाथ, द ग्रेट ग्रैनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति, स्टैच्यू ऑफ द बियर्डेड मैन, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न सील्स और वोवन कॉटन के पीसेस मिले हैं। मोहेंजोदड़ो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगला साइट है ढोलावीरा, जो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड करने का प्रपोजल भी भेजा है। ये लार्ज रेजर्वायर्स और इलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए फेमस है। चलिए अब समझते हैं हड़प्पन पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड थियरीज के बारे में। पॉलिटिकल सिस्टम। दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इतने पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम्स के दौर में भी एक यूनिफॉर्म सिविलाइजेशन की तरह एग्जिस्ट करता रहा और इतने वास्ट एरिया में फैल गया। थियरी ऑफ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी के हिसाब से कुछ इतिहासकारों का मत है कि इंडस वैली का आर्किटेक्चरल मैग्निफिसेंस और यूनिफॉर्म ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स यहां की रूलिंग क्लास की पावर को दर्शाते हैं। ये दिखाता है कि उनके पास मैसिव स्ट्रक्चर्स और ब्रिलियंट टाउन प्लानिंग के लिए लेबर और टैक्सेस मोबिलाइज करने की कैपेबिलिटी थी। यहां का पॉलिटिकल सिस्टम शायद एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, जिसकी वजह से ही आईवीसी कल्चर एक यूनिफॉर्म कल्चर था। इसके अलावा इन टाउन्स में मिले सिटाडेल्स ही शायद सीट ऑफ पावर थे और मोहेंजोदड़ो की ग्रेट ग्रैनरी स्टेट का ट्रेजरी, जहां टैक्स के रूप में कलेक्टेड ग्रेन्स रखे जाते थे। पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर हड़प्पन फेज में अपने चरम पर था और सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड भी। कई सारे शहर काफी अच्छे से फोर्टिफाइड थे और पूरा एरिया वेल पॉपुलेटेड। लेकिन यहां ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री के प्रूफ्स नहीं मिलते हैं, पर शायद एक स्टैंडिंग आर्मी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि सोल्जर्स के डिपिक्शंस कई स्टोन्स में हैं। यहां किसी भी तरह के टेंपल का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस न मिलना यह इंडिकेट करता है कि शायद यहां प्रीस्ट्स का रूल नहीं था और पॉलिटी सेक्युलर थी। यहां के रूलर्स के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट था दैन कॉन्क्वेस्ट्स और शायद ये रूलर्स लार्जली मर्चेंट्स थे। लेकिन पॉलिटी के बारे में ये इन्फरेंस कंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि दूसरी थियरी के हिसाब से शायद यहां सिंगल सेंट्रलाइज्ड स्टेट नहीं था, बल्कि हड़प्पन सिटीज में अलग अलग रूलर्स थे जो हर अर्बन सेंटर को रिप्रेजेंट करते थे। शायद वैसे ही जैसे मिडीवल इटालियन सिटी स्टेट्स जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, जेनोआ, मिलान एटसेट्रा थे। खैर, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए यह जरूरी है कि वहां की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस पर बिल्ट हो। इसलिए अब हम चलते हैं यहां की इकोनॉमी की तरफ। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर। दोस्तों, इंडस वैली में एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जिसका मेजर कारण इंडस वैली की फर्टिलिटी था। ये फर्टिलिटी इंडस के हर साल ओवरफ्लो की वजह से थी,
जिसका एविडेंस बर्न्ड ब्रिक्स के वॉल्स में है जो फ्लड कंट्रोल के लिए यूज होते थे। इंडस वैली के मेन क्रॉप्स में व्हीट, बार्ली, राय, सेसमम, मस्टर्ड और पीज हैं, लेकिन लोथल और रंगपुर में राइस के एविडेंसेस भी हैं। आईवीसी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद ये कॉटन प्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले लोग थे। बुने हुए कॉटन का एविडेंस हमें मोहेंजोदड़ो से मिला है और लगभग हर घर में स्पिंडल व्हील्स ये बताते हैं कि वीविंग एक कॉमन प्रैक्टिस थी। यहां किसी भी तरह के मेटल के हल या प्लाव का एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन राखीगढ़ी और कालीबंगा के प्लाउड फील्ड्स इंडिकेट करते हैं कि शायद वुडन प्लाउज से यहां प्लाउइंग होती थी और स्टोन के कटिंग टूल से हार्वेस्टिंग। इरिगेशन के लिए शोरतुगा कहीं भी मेजर कैनाल्स का एविडेंस नहीं है, लेकिन छोटे वाटर टैंक्स जरूर थे। कालीबंगा के फील्ड्स ये भी बताते हैं कि वहां एक साथ 2 क्रॉप्स ग्रो की जाती थीं। इसके अलावा एनिमल डोमेस्टिकेशन भी कॉमन था, जिसमें ऑक्स, बफलो, गोट्स, शीप, पिग्स और हम्प्ड बुल मेन एनिमल्स हैं। यहां के लोग डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, राइनोस से भी अवेयर थे। डोंकी और कैमल्स का यूज प्लाउइंग और ट्रेड में होता था। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि हड़प्पन्स हॉर्स से अवेयर नहीं थे, क्योंकि उस पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है। मोहेंजोदड़ो में एक टेराकोटा का हॉर्स लाइक क्रीचर और सूरकोटड़ा में हॉर्स लाइक एनिमल के स्केलेटन्स हैं, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते कि वो हॉर्सेस ही हैं। खैर, विवाद से अलग ये तो साफ है कि फ्यूचर सिविलाइजेशन से अलग हड़प्पन सिविलाइजेशन हॉर्स सेंट्रिक बिल्कुल नहीं था। एग्रीकल्चर के अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स भी हड़प्पन इकोनॉमी का क्रूशियल कंपोनेंट था। तो आइए अब हम हड़प्पन ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जानते हैं। इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स। ग्रैनरीज में मिले सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट और वेट्स एंड मेजर्स यहां ट्रेड का इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। इस ट्रेड में लोथल इंपॉर्टेंट पोर्ट था जो गल्फ ऑफ खंबाट में है। ट्रेड लार्जली बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था, यानी कि यहां करेंसी यूज में नहीं थी। आईवीसी के कमर्शियल लिंक्स टाइग्रिस और यूफ्रेटीज रिवर्स तक मिलते हैं। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स मेलुआ नाम के सिविलाइजेशन का जिक्र करते हैं, जिसमें दिलमुन यानी बहरेन, कुवैत, कतर, ईस्टर्न सऊदी और मगन यानी ओमान इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइट्स थे। मेलुआ शायद इंडस वैली के लिए ही यूज होता था। हड़प्पन्स के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग गुड्स में टेराकोटा पॉट्स, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, बीड्स, सीशेल्स, पर्ल्स, कलर्ड जेमस्टोन्स जैसे लैपिस लैजुलाई और टर्कोइस इंक्लूडेड हैं। शोरतुगाई लैपिस लैजुलाई के लिए, लोथल कार्नेलियन ट्रेड, खेतरी माइंस कॉपर इंपोर्ट, अफगानिस्तान टिन और सिल्वर इंपोर्ट और साउथ इंडिया गोल्ड ट्रेड के लिए फेमस थे। चलिए अब समझते हैं कि हड़प्पा में सोसाइटी और रिलीजन के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें क्या जानकारी देते हैं। सोसाइटी, तो जानते हैं सोसाइटी के बारे में। यहां के समाज में शायद एक वेल एस्टैब्लिश्ड सोशल हायरार्की थी, जो सिटाडेल और लोअर टाउन्स की एग्जिस्टेंस में दिखता है। सोशल डिफरेंशिएशन यहां के रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स के डिफरेंसेस में भी है। कुछ स्ट्रक्चर्स छोटे और कुछ बड़े हैं। गुड क्वालिटी सील्स और स्कल्पचर और पुअर क्वालिटी टेराकोटा फिगर्स भी यहां के सोशल डिफरेंशिएशन का इंडिकेशन है। वैल्यूएबल मटेरियल्स के रेयर ऑब्जेक्ट्स भी मोस्टली बड़े सेटलमेंट्स में मिले, यानी यहां एक रीजनल डिवाइड भी था। फॉर इंस्टेंस, फायांस के मिनिएचर पॉट्स सिर्फ हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में हैं, लेकिन कालीबंगा जैसी साइट्स में नहीं। हड़प्पन्स के फैशन सेंस को भी काफी प्रेज किया जाता है, जो यहां के वाइड स्प्रेड बीड्स और ऑर्नामेंट्स में दिखता है। इन बीड्स में नेकलेसेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगरिंग्स, इयररिंग एटसेट्रा इंक्लूडेड हैं, जो प्रेशियस मेटल्स, जेमस्टोन्स, बोन्स और बेक्ड क्ले से बनते थे। बीड इंडस्ट्रीज चान्हुदाड़ो और लोथल में फ्लरिश कर रही थी। ये फैशन सेंस यहां के अलग अलग तरह के क्लोथ्स, हेयर स्टाइल्स और बियर्ड में भी दिखता है। लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स और फेस पेंट के एविडेंसेस भी हैं, जो मॉडर्न डे में भी फैशन आइटम्स हैं। रिलीजन की बात करें तो यहां ग्रेट बाथ के अलावा कोई और रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिला।
लेकिन यहाँ के लोगों के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बाकी के एविडेंसेस से इन्फरेंसेस निकाले जा सकते हैं। यहाँ कई सारे वुमेन टेराकोटा फिगरीन्स और एम्ब्रियो ऑफ वुमन का रिप्रेजेंटेशन शायद गॉडेस ऑफ अर्थ को दर्शाते हैं। हड़प्पन्स शायद अर्थ को फर्टिलिटी गॉडेस की तरह देखते थे और वर्शिप करते थे। इसके अलावा पशुपति महादेव भी शायद एक डेटी थे जो एक सील में 3 हॉर्न्ड हेड के साथ यौगिक पोस्चर में दिखते हैं। इसके अलावा स्टोन के बने फैलस वर्शिप के एविडेंसेस भी हैं। हड़प्पन्स शायद ट्री वर्शिप भी करते थे, क्योंकि हमें एक डेटी का डिपिक्शन पीपल के ब्रांचेस में मिलता है। एनिमल वर्शिप का सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस 1 हॉर्न्ड यूनिकॉर्न सील है। कई और एनिमल्स का सील्स में रिप्रेजेंटेशन भी एनिमल वर्शिप को इंडिकेट करता है। यहां एम्युलेट्स का मिलना बताता है कि शायद ये ईवल फोर्सेस में भी विश्वास करते थे। इन सब के बाद सवाल ये उठता है, क्या हड़प्पन कल्चर में लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस था? चलिए आइए देखते हैं। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन में लैंग्वेज की बात करें तो ये एक प्रोटो हिस्टोरिक सोसाइटी थी, यानी यहां रिटन एविडेंसेस तो मिले लेकिन स्क्रिप्ट डिकोड नहीं हुई है। हड़प्पन्स ने आर्ट ऑफ राइटिंग को इन्वेंट तो किया, लेकिन ये शायद अंडर डेवलप्ड थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट लार्जली पिक्टोग्राफिक है, यानी उसमें अल्फाबेट्स की जगह डायग्रामेटिक सिंबल्स हैं। इनकी राइटिंग स्टाइल को बूस्ट्रोफिडॉन बोलते हैं, जो राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में बेरियल प्रैक्टिसेस को भी काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए अब हम हड़प्पन बेरियल प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे। द बेरियल प्रैक्टिसेस। मोहेंजोदड़ो में 3 तरह के बेरियल्स हैं: कंप्लीट बेरियल, फ्रैक्शनल बेरियल्स और पोस्ट क्रिमेशन बेरियल। फ्रैक्शनल बेरियल्स में डेड बॉडी को पहले वाइल्ड बीस्ट्स और बर्ड्स के लिए छोड़ दिया जाता था और बाद में बचे हुए बोन्स को बेरी किया जाता था। सबसे कॉमन बेरियल प्रैक्टिस थी एक्सटेंडेड इनह्यूमेशन की, जिसमें हेड जनरली नॉर्थ की तरफ होता था। हड़प्पा में वुडन कॉफिन और रेडिश क्लॉथ में लिपटी बॉडीज मिली हैं और सूट कोटड़ा से पॉट बेरियल के एविडेंसेस। लोथल में डबल बेरियल का एविडेंस मिला है, जहां मेल और फीमेल बॉडीज को साथ में दफन किया गया था। इस पर्टिकुलर केस में फीमेल स्केलेटन में हेड इंजरी है, जिसके चलते क्लेम किया गया कि शायद यहां विडो सैक्रिफाइस जैसी प्रैक्टिसेस थी। लेकिन बाद में राखी गढ़ी में 2019 में मिले डबल बेरियल में ऐसा कोई इंजरी नहीं मिला। ऐसे डबल बेरियल का वाइड स्प्रेड एक्सिस्टेंस न होना ये इंडिकेट करता है कि विडो सैक्रिफाइस की थियरी शायद वीक है। इसके अलावा बेरियल्स में पॉटरी और बाकी के आर्टिफैक्ट्स जैसे बैंगल्स और बीड्स आफ्टर लाइफ में बिलीफ को इंडिकेट करते हैं। बेरियल्स के आर्टिफैक्ट में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस यहां सोशल हायरार्की की थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये थी हड़प्पा की सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की कहानी। लेकिन दोस्तों, इतनी मैग्निफिसेंट सिविलाइजेशन के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि ये मिस्टीरियस तरीके से खत्म हो गया। तो आइए समझते हैं हड़प्पन डिक्लाइन को। थियोरीज ऑफ डिक्लाइन। दोस्तों, हड़प्पन डिक्लाइन पर काफी विवाद है और 100% सर्टेनिटी के साथ कोई भी थियोरी प्रूव्ड नहीं है। 1900 बीसी के आसपास कई इंडस सिटीज खाली हो गई और हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह प्रोसेस 1700 बीसी के आसपास स्टार्ट हुआ। एक थियोरी के हिसाब से हड़प्पा का डिस्ट्रक्शन इन्वेडर्स ने किया। इसे आर्यन इन्वेजन या माइग्रेशन थियोरी कहा जाता है। कुछ एविडेंसेस बताते हैं कि लोगों ने अपने वैल्यूएबल आइटम्स घरों में छुपाने चालू कर दिए थे। यह शायद एक इन्वेजन के डर से था। 1920s में मोहेंजोदड़ो में 39 मेल, फीमेल और चिल्ड्रन के स्केलेटन्स मिले और यह प्रिडिक्ट किया गया कि शायद ये आउटसाइड इन्वेजन में मारे गए थे। लेकिन बाद में पता चला कि केवल 2 स्केलेटन्स में सोर्ड जैसे अटैक के मार्क्स हैं और वो भी पुराने घाव थे। इसके अलावा यहां किसी भी बैटल का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता। हो सकता है कि मोहेंजोदड़ो के ये 39 लोग किसी डिजीज से मारे गए हों। आर्यन थियोरी के ऊपर डिबेट्स आज भी जारी हैं, स्पेशली बायोलॉजी और जेनेटिक स्टडीज में। 2019 में जर्नल्स सेल और साइंस में पब्लिश्ड 2 स्टडीज ने आर्यन इन्वेजन थियरीज पर डिबेट फिर से शुरू किया। इन जर्नल्स में पब्लिश्ड स्टडीज का इंटरप्रिटेशन मीडिया में अलग अलग तरीके से हुआ।
कुछ ने कहा कि इन स्टडीज ने आर्यन माइग्रेशन को डिस्प्रूव कर दिया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि इन स्टडीज का मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। स्क्रोल में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के हिसाब से इन स्टडीज में इन्वॉल्व्ड मोस्ट स्कॉलर्स ने आउटराइटली आर्यन थियरी को रिजेक्ट नहीं किया है, एक्सेप्ट फ्यू। अगली थियरी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हड़प्पन डिक्लाइन का जिम्मेदार बताती है। कहते हैं कि 1700 बीसीई में यमुना और सतलज दोनों पुराने कोर्सेज को अबैंडन कर नए कोर्स में फ्लो होने लगी और हाकरा घग्गर भी इसी दौर में ड्राई अप हो गई। इसके चलते यहां वाटर सप्लाई कम हो गया। इसके अलावा इस दौर में रेनफॉल भी कम हुई। सॉइल की फर्टिलिटी में रिडक्शन ने सीरियल प्रोडक्शन को कम कर दिया और अर्बन लोग स्टारवेशन से मर गए। कुछ स्कॉलर्स सडन फ्लडिंग को भी जिम्मेदार मानते हैं। रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट निशांत मलिक ने केओस एन इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ नॉन लीनियर साइंस में क्लेम किया कि क्लाइमेट चेंज हड़प्पा के डिक्लाइन का मेन कारण था। यह प्रिडिक्शन एक मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिस पर था। इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट्स मनिका प्रसाद और आमोस नूर के हिसाब से अर्थक्वेक आईवीसी के डिक्लाइन का मेजर रीजन था। वैसे तो यह रीजन टेक्टोनिकली इनएक्टिव माना जाता है, लेकिन 2001 में हुए अर्थक्वेक एक्टिविटीज के बाद इन रिसर्चर्स ने हिस्टोरिक और करंट साइज्मिसिटी के डेटा को यूज करके कहा कि यहां अर्थक्वेक का इतिहास काफी पुराना है। इनका कहना है कि धोलावीरा में लगभग 2200 बीसीई और कालीबंगा में 2900 और 2700 बीसीई में मैसिव अर्थक्वेक्स के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं। ट्रेड कोलैप्स थ्योरी की माने तो मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते ट्रेड नेटवर्क्स कोलैप्स हो गए, जो आईवीसी के अर्बन सेंटर्स के डिक्लाइन का कारण बना। कारण कुछ भी हो, लेकिन यह फैक्ट है कि 1900 बीसीई से हड़प्पन सिटीज का ग्रैंड्योर कम होने लगा और लोग इंडस वैली से शिफ्ट होकर बाकी के एरियाज में फैल गए, जहां पोस्ट हड़प्पन कल्चर का जन्म हुआ। यह हड़प्पा से काफी बैकवर्ड था। इसमें इंपॉर्टेंट कल्चर्स मालवा कल्चर, आहार कल्चर और जोरवे कल्चर हैं, जो प्राइमरीली चालकोलिथिक यानी कॉपर डोमिनेटेड सोसाइटीज थी और ये हड़प्पा से काफी अलग थीं। आईवीसी के बाद ऐसा प्रोमिनेंट सिविलाइजेशनल ग्रोथ हमें 1500 सालों बाद महाजनपद और मगध में दिखा, लेकिन तब तक लार्जली इंडियन सोसाइटी विलेज डोमिनेटेड ही रही। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसके अचीवमेंट्स हमें आज भी इंस्पायर करते हैं। अर्ली वैदिक एज। आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट पीरियड की, जिसकी शुरुआत आर्यंस के इंडियन माइग्रेशन से हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड 1500 बीसी में एंड हुआ। इसके बाद वैदिक पीरियड नेक्स्ट मेजर सेटलमेंट के रूप में उभर कर आया। वैदिक सिविलाइजेशन 1500 बीसी से करीब 500 बीसी तक चला, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अर्ली वैदिक एज, जो 1500 से 1000 बीसी तक चला, इस पीरियड में ऋग्वेद को कंपाइल किया गया, इसलिए इसको ऋग वैदिक एज भी कहा जाता है। लेटर वैदिक एज, जो 1000 से 500 बीसी में एंड हुआ, इस एज में ऋग्वेद के अलावा और टेक्स्ट्स का कॉम्पोजिशन हुआ, जैसे अदर 3 वेदास, ब्राह्मणस, अरण्यकास, उपनिषद्स एटसेट्रा। इस लेक्चर में हम अर्ली वैदिक एज के बारे में जानेंगे। अराइवल ऑफ इंडो आर्यंस। दोस्तों, ऋग्वैदिक एज की शुरुआत इंडो आर्यंस और इरेनियंस के माइग्रेशन से स्टार्ट होती है। आर्यन कल्चर के मेन फीचर्स की इंफॉर्मेशन हमको वैदिक, इरेनियन और ग्रीक टेक्स्ट्स के माध्यम से मिलती है। इसमें मेन टेक्स्ट्स हैं ऋग्वेद, ज़ेंडावेस्टा, होमर्स इलियड और ओडिसी। आर्यंस एक सेमी नोमैडिक ट्राइब थी, जिनकी सोसाइटी पास्टोरल इकोनॉमी पर बेस्ड थी। आर्यंस कहां से माइग्रेट हुए, ये डिबेटेबल है। डिफरेंट हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स ने अलग अलग थियरीज दी हैं। कुछ मानते हैं कि इनका ओरिजिन सेंट्रल एशिया में था और कुछ का मानना है कि ये रशिया के स्टेप्स से इंडिया में आए। बाल गंगाधर तिलक की बुक द आर्कटिक होम इन द वेदास में उन्होंने आर्यंस का ओरिजिन आर्कटिक रीजन को बताया और यह भी माना जाता है कि हिंदू कुश माउंटेन्स के खाइबर पास से आर्यंस ने इंडिया में एंट्री की।
खैर, मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी यह है कि आर्यंस इमिग्रेंट्स की तरह इंडिया में आए। ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के बॉर्डर्स में ये रहते थे। अफगानिस्तान के रिवर कुबा और सिंधु यानी इंडस रिवर और उसकी 5 डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज का मेंशन ऋग्वेद में देखने को मिलता है। एक और रिवर सरस्वती का मेंशन भी किया गया है, जो कि हरियाणा राजस्थान के एरिया में थी। ये पूरा रीजन जहां इनिशियली आर्यंस ने अपना सेटलमेंट किया, उसको लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहा जाता है। अब नजर डालते हैं वैदिक एज के सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पर। ऋग्वेद। वेदास में ऋग्वेद ही सबसे पहला वेद है। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में ऐड किया है। इसमें 1028 हिम्स हैं, जिनको 10 मंडलास में डिवाइड किया गया है। ऋग्वेद एक प्रेयर्स की कलेक्शन है जो अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण और अदर गॉड्स को ऑफर की गई है। कुछ पोएट्स और सेजेस की फैमिलीज ने इन्हें लिखा है। 10 मंडलास में से 2 से लेकर 7 तक इसके अर्लीएस्ट पार्ट्स हैं। मंडलास 1 और 9 लेटेस्ट एडिशंस हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आर्यन कल्चर के रेफरेंसेस हमको दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले इस एस्पेक्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। अदर टेक्स्ट्स। ज़ेन अवेस्टा को रफली 1400 बीसी और इलियड को 900 से 800 बीसी में एट्रीब्यूट किया जाता है। इन सभी टेक्स्ट्स का कल्चरल कंटेंट लेट नियोलिथिक और अर्ली ब्रॉन्ज एजेस में रखा जा सकता है। इनके कंटेंट्स ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया को कवर करते हैं, जो ज्योग्राफिकली इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, एनाटोलिया और ग्रीस से लिंक्ड हैं। इस टेरिटरी के एक मेजर पोर्शन में कम्युनिटीज इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का यूज करती आई हैं। इंडो आर्यन लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप का ही एक पार्ट है। ये जान लें कि ऋग्वेद को इंडो आर्यन लैंग्वेज में ही कंपोज किया गया था, जिसको वैदिक संस्कृत कहा जा सकता है। जो संस्कृत आज हम जानते हैं वो वैदिक संस्कृत से ही डिराइव हुई। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के स्पीकर्स में सिमिलर जेनेटिक सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, जैसे सेंट्रल एशियन स्टेप्स, और इंडो आर्यन स्पीकर्स में सिमिलर जेनेटिक सिग्नल्स मिले। हॉर्स आर्यन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट ट्रेट था। ऋग्वेद में इसको अश्व बोला गया है, जिसके सिमिलर वर्ड्स हमको संस्कृत, अवेस्तान, ग्रीक, लैटिन और अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं। अवेस्टा में मित्रा की प्रेयर्स में लगातार हॉर्स और चैरियट का मेंशन देखने को मिलता है। ऋग्वेद में गॉड मित्रा यही माने जाते हैं। इलियड और ओडिसी में भी हॉर्सेस के रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स का वाइड यूज सभी टेक्स्ट्स में देखने को मिलता है। वाजपेय सैक्रिफाइस, जिसका मेंशन लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में मिलता है, एक ग्रीक प्रैक्टिस भी हुआ करती थी और होमर ने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। आर्यन कल्चर में हमें बर्च वुड का यूज देखने को मिलता है। संस्कृत में बर्च को भुर्जा कहा गया है और इसी के सिमिलर वर्ड्स हमें 6 इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं। क्रिमेशन भी एक इंपॉर्टेंट आर्यन ट्रेट हुआ करता था। ये प्रैक्टिस वैदिक, अवेस्तान और होमरिक टेक्स्ट्स में भी देखने को मिलती है, लेकिन इसका कोई भी रेफरेंस मैच्योर हरप्पन कल्चर में देखने को नहीं मिला है। अवेस्टा और ऋग्वेद दोनों में ही फायर वर्शिप काफी इंपॉर्टेंट बताई गई है। कल्ट ऑफ सोमा, जिसको अवेस्टान लैंग्वेज में होमा बोला गया है, सिर्फ इरेनियन और वैदिक लोगों तक ही कन्फाइंड रहे। इसी तरह के कई रेफरेंसेस हमको ऋग्वेद और दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट्स में देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं ऋग्वैदिक कल्चर के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल फीचर्स की तरफ। पॉलिटिकल लाइफ। ऋग्वैदिक कल्चर में ट्राइब को जन बोला जाता था और ट्राइबल चीफ को राजन, गोपति या गोपा यानी प्रोटेक्टर ऑफ काउ बोला जाता था। चीफ क्वीन को महिषी कहते थे। राजन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जन और कैटल को एनिमीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके अलावा जन के बिहाफ पे गॉड से प्रे करना भी उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इतिहासकारों की माने तो ऋग्वैदिक पीरियड में राजन की पोजीशन हेरिडिटरी थी, जो कि एक मोनार्कियल सेटअप में होता है, लेकिन इलेक्शन के कुछ इंस्टेंसेस भी मिले हैं जो कि ट्राइबल असेंबली यानी समिति के द्वारा किया जाता था। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार था।
पुरोहित वर्ग मेनली रिचुअल्स कराते थे। इसके बदले में उनको दान यानी गिफ्ट्स और दक्षिणा दी जाती थी। आर्मी का एक चीफ होता था जिसको सेनानी बोलते थे। टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर होता था जिसको व्रजपति बोलते थे। विलेज के लीडर को ग्रामीणी कहते थे। दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि टैक्स कलेक्शन और जस्टिस एडमिनिस्टर करने के लिए कोई भी ऑफिसर अपॉइंट किया गया हो, इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। ऋग्वेद में कई असेंबलीज का मेंशन किया गया है। सभा, जो कि एलिट्स की एक छोटी सी बॉडी थी। समिति, जो कि जनरल पब्लिक मेंबर्स से बनी एक बड़ी फोक असेंबली थी। इसका लीडर राजन हुआ करता था। विधाथा, जो कि एक ट्राइबल असेंबली थी। और गण, जो कि ट्रूप्स हुआ करते थे। सभा और विधाता में वुमेन पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता था। राजन के पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी, लेकिन वॉर के समय छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स यानी गणों को ज्वाइन करके एक मिलिशिया यानी आम जनता से बनी एक आर्मी इकट्ठी की जाती थी। वॉर में सोर्ड्स, बोज, एरोज और हेलमेट्स का यूज किया जाता था। आर्यंस के सर्वाइवल के लिए उनके सामने मेनली दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स थे। पहला, जिसमें वो इंडिजिनस लोगों से कॉन्फ्लिक्ट में आए। ऋग्वेद में इस तरह की एक बैटल का मेंशन किया गया है जिसमें भरत किंग दिवोदासा ने इंडिजिनस पीपल दासाज के रूलर संबारा को डिफीट किया। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें आर्यन कम्युनिटीज खुद ही आपस में वॉर्स में एंगेज्ड रहीं। यहां पर बैटल ऑफ 10 किंग्स का मेंशन आता है। यह बैटल परुष्णी यानी रवि रिवर के तट पर हुआ। यह बैटल भरत चीफ सुदास और 10 दूसरी ट्राइब्स के बीच हुआ। इन 10 ट्राइब्स में से 5 आर्यन ट्राइब्स थी और 5 नॉन आर्यन। 5 आर्यन ट्राइब्स को पंचजना बोला जाता था। इसमें इंक्लूडेड थी यदु, तुर्वाशा, पुरु, अनु और ध्रुयु। खैर, बैटल ऑफ 10 किंग्स में भरत चीफ सुदास ने 10 ट्राइब्स को डिफीट करके अपनी सुप्रेमेसी स्टैब्लिश की। भरताज ने आगे चलकर पुरु ट्राइब से हाथ मिलाकर कुरु ट्राइब को स्टैब्लिश किया और पांचालाज के साथ मिलकर अपर गैंजेटिक बेसिन में अपना वर्चस्व बनाया। यहां यह बता दें कि इसी ऋग्वेद में मेंशन की गई यही भारत ट्राइब से ही भारत वर्ष कंट्री का नाम प्रचलित हुआ। आइए अब जानते हैं सोशल लाइफ के बारे में। सोशल लाइफ। दोस्तों, ऋग्वैदिक सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर का बेसिस था किनशिप। कुल यानी फैमिली बेसिक यूनिट थी और कुलपा फैमिली के हेड को बोला जाता था। हर फैमिली एक बड़े ग्रुप का हिस्सा थी जिसे विस यानी क्लैन बोला जाता था। कुछ क्लैन्स मिलकर जन यानी ट्राइब बनाते थे। जन सोसाइटी का लार्जेस्ट सोशल यूनिट था। फैमिली एक पेट्रियार्कल फैमिली थी यानी फादर हेड ऑफ द फैमिली थे। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हो चुका था और चाइल्ड मैरिज का भी कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता। सती और पर्दा सिस्टम भी चलन में नहीं था। रीमैरिज के कुछ इंस्टेंसेस मिलते हैं। मैरिजेस जनरली मोनोगमस ही थी, यानी एक टाइम पर एक ही पर्सन से मैरिज होती थी, लेकिन पॉलीगमी के भी कुछ इंस्टेंसेस मिले हैं। सोसाइटी कास्ट लाइंस में डिवाइडेड नहीं थी और ऑक्यूपेशन बर्थ पर बेस्ड नहीं था। अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लोग भी सेम क्लैन से बिलोंग करते थे। लोगों के फिजिकल अपीयरेंस को लेकर भी ऋग्वेद में थोड़े इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। इनिशियल स्टेज में वर्ण को पर्सन के कलर से एसोसिएट किया जाता था। कलर डिस्टिंक्शन के चलते ही एक तरह के सोशल ऑर्डर के फॉर्मेशन की संभावना हो सकती है। सोशल डिविजन्स का मेन फैक्टर इंडिजिनस ट्राइब्स के आर्यंस द्वारा किए गए कॉन्क्वेस्ट को कहा जा सकता है। ऋग्वेद के केवल 10th मंडला के पुरुषुक्ता में ही 4 वर्णास का मेंशन देखने को मिलता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्ण सिस्टम मेनली ऋग्वैदिक एज के एंड में इंट्रोड्यूस हुआ। इस समय की वर्ण व्यवस्था में सोशल मोबिलिटी पॉसिबल थी और स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की एब्सेंट थी। इसका मतलब है कि सोसाइटी अभी भी ट्राइबल थी और इगैलिटेरियन यानी समान अधिकारवादी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऋग्वैदिक सोसाइटी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था। ऋग्वैदिक इकोनॉमी। दोस्तों, ऋग्वेद में काऊ और बुल के इतने रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऋग्वैदिक पीपल मेनली एक पैस्टोरल पीपल थे।
वॉर्स का बेसिक पर्पस काउ कैप्चर करना ही था, यानी काउ ही बेसिक वेल्थ थी। काउज के लिए किए जाने वाले वॉर्स को गविष्टि यानी सर्च फॉर काउज बोला जाता था। काउज का इंपॉर्टेंस इस बात से पता चलता है कि प्रीस्ट्स को डोनेशन यानी दान में काउज ही दिए जाते थे। कभी भी लैंड को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। लैंड एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। गोल्ड कॉइन्स को निक्शा बोला जाता था, जो करेंसी की एक यूनिट थी। कॉइन्स का इस्तेमाल जनरली सिर्फ लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए ही किया जाता था। ट्रेड मोस्टली बार्टर सिस्टम में ही होता था और काउ भी एक वैल्यूएबल यूनिट थी जिसके माध्यम से ट्रेड पॉसिबल हो सकता था। किंगडम सिर्फ बलि यानी वॉलंटरी ऑफरिंग्स पर फंक्शन करता था, क्योंकि किसी तरह का रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। ऋग्वेद में कई तरह के क्राफ्ट्स का मेंशन भी किया गया है, जैसे कार्पेंटर, चैरियट मेकर, वीवर, पॉटर, लेदर वर्कर्स एटसेट्रा। चैरियट रेसिंग और डाइस गैम्बलिंग पॉपुलर पास टाइम थे। कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए आयाज वर्ड का यूज किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि इस एज में इनका यूज किया जाता था। हालांकि आयरन टेक्नोलॉजी के यूज का कोई एविडेंस नहीं मिला है। ट्रांसपोर्ट के लिए बुलक कार्ट्स, हॉर्सेज और हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स का यूज किया जाता था। सी और बोट्स के भी कुछ रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई ऋग्वैदिक एज की सोसाइटी की बेसिक एस्पेक्ट्स यानी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स की। इनके अलावा हर सोसाइटी का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिलीजन, जो बेसिकली हर सोसाइटी को पाथ प्रोवाइड कराता है। आइए ऋग्वैदिक एज के रिलीजन पर एक नजर डालते हैं। ऋग्वैदिक रिलीजन। ऋग्वैदिक आर्यंस मेनली नेचुरल फोर्सेस जैसे अर्थ, फायर, विंड, रेन और थंडर को वर्शिप करते थे। इन नेचुरल फोर्सेस को डिफरेंट गॉड्स के रूप में देखा जाता था और इन्हीं की पूजा की जाती थी। यज्ञ के माध्यम से ही इनकी पूजा की जाती थी। आइडल वर्शिप और टेम्पल्स एग्जिस्टेंस में नहीं थे। प्रेयर्स और सैक्रिफाइसेस ही वर्शिपिंग का डोमिनेंट मोड थे। यहां यह जानना जरूरी है कि आर्यंस गॉड्स को वर्शिप स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं किया करते थे, बल्कि प्रजा, पशु, फूड के लिए किया करते थे। ऋग्वेद में वर्शिप की जाने वाली कुछ डेइटीज इस प्रकार हैं। इंद्र, जो आर्यंस के सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे। इनको पुरंधर यानी ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स भी बोला जाता था। इंद्र को रेन गॉड बोला जाता था और इनको वॉर लॉर्ड भी माना जाता था, जो आर्यन सोल्जर्स को लीड करते थे डीमंस के खिलाफ। ऋग्वेद में इनको 250 हिम्स डिवोट किए गए हैं। अग्नि, जो कि सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट गॉड मानी गई हैं, इनको गॉड ऑफ फायर बोला जाता था। अग्नि गॉड्स और पीपल के बीच एक तरह के इंटरमीडियरी का रोल प्ले करती थी। ऐसा माना जाता है कि यज्ञ के समय दी जाने वाली आहुति की स्मोक्स सीधे गॉड्स के पास पहुंचती हैं। 200 हिम्स इनको एट्रीब्यूट किए गए हैं। वरुण, जो कि तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट गॉड माने गए हैं, इनको वाटर का प्रतीक माना गया है। इनका मेन फंक्शन नेचुरल ऑर्डर को अपहोल्ड करना था। सोम, जिनको प्लांट्स का गॉड बोला गया है। मारुत्स, जो स्टॉर्म का प्रतीक हैं। सरस्वती एक इंपॉर्टेंट गॉडेस थी जिनको कई हिम्स में मेंशन किया गया है। ये सभी नेचुरल फोर्सेस थे जिन्हें डेटी माना गया और साथ ही ह्यूमन एक्टिविटीज भी इनको असाइन की गई। इनके अलावा कुछ विमेन डिविनिटीज भी थीं, जैसे अदिति और उषा, लेकिन ऋग्वेद में इनका प्रोमिनेंस देखने को नहीं मिला। सावित्री एक सोलर डेटी थी जिनको फेमस गायत्री मंत्र एट्रीब्यूट किया गया है। ऋग्वेद में इनको 300 बार मेंशन किया गया है। सोसाइटी पेट्रियार्कल होने के कारण मेल डेटीज को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। कुछ डेमिगॉड्स यानी यक्षास का मेंशन भी देखने को मिलता है, जैसे गंधर्वस, अप्सराज, आर्यमान एटसेट्रा। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा अर्ली वैदिक एज यानी ऋग्वैदिक एज के बारे में। हमने समझा कि किस तरह आर्यंस ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में माइग्रेट किया, न कि एक इन्वेडर के रूप में बल्कि सेटलमेंट के पर्पस से, और इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज की शुरुआत की। आज के मैच्योर इंडियन कल्चर का फाउंडेशन स्टोन इसी पीरियड में रखा गया। लेटर वैदिक एज। वैदिक एज 1500 बीसी से 500 बीसी तक चली, जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज
और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज यानी ऋग्वैदिक एज 1500 बीसी से लगभग 1000 बीसी तक चली। आज के इस लेक्चर में हम लेटर वैदिक एज पर फोकस करेंगे और जानेंगे इस एज में किस तरह आर्यन कल्चर का एक्सपेंशन हुआ, और जानेंगे सोसाइटी के बेसिक ट्रेट्स जैसे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में। और फाइनली ये देखेंगे कि किस तरह इस एज को एक ट्रांजिशन स्टेज के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें इंडियन सोसाइटी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल से सोशल ऑर्डर्स और प्रॉपर स्टेट्स में तब्दील हुई। आइए देखते हैं लेटर वैदिक एज में कैसे एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन इन लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक पीरियड की हिस्ट्री मेनली उन वैदिक टेक्स्ट्स पर बेस्ड है जो ऋग्वेद के बाद कंपोज हुए। ऋग्वैदिक संहिता सबसे ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है, जिसके आधार पर हमें अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक हिम्स और मंत्रास को संहिता बोला जाता है। इसको रिसाइट करने के लिए और ट्यून के साथ मिलाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, जिसको सामवेद नाम दिया गया। यजुर्वेद और अथर्ववेद का कॉम्पोजिशन भी इसी पीरियड में हुआ। ब्राह्मणास भी इसी पीरियड में कंपाइल हुए, जिनमें रिचुअलिस्टिक फॉर्मूलाज और रिचुअल्स का सोशल और रिलीजियस मीनिंग बताया गया। ये सारे टेक्स्ट्स अपर गैंजेटिक बेसिन में 1000 से 500 बीसी के बीच कंपाइल हुए। एक्सटेंसिव डिगिंग और एक्सप्लोरेशन के बाद इस रीजन में करीब 700 पेंटेड ग्रे वेयर यानी PGW साइट्स मिली हैं, जिसमें अर्दन बोल्स और डिशेस मिली। इस रीजन में आयरन वेपन्स का यूज भी किया जा रहा था। वैदिक टेक्स्ट से मालूम पड़ता है कि आर्यंस पंजाब से लेकर लगभग पूरे वेस्टर्न यूपी में गंगा यमुना दोआब में एक्सपैंड कर चुके थे। भारतास और पुरूज ने मिलकर एक नई ट्राइब कुरु को फॉर्म किया। कुरूज ने दिल्ली और दोआब के अपर रीजन्स को कैप्चर किया। इस एरिया को कुरुक्षेत्र यानी लैंड ऑफ कुरूज कहा जाने लगा। सेंट्रल दोआब में रहने वाले पांचालास के साथ एकजुट होकर पूरे रीजन में रूल सेटअप किया। आज के हिसाब से ये रीजन बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद एरिया में आता है। हस्तिनापुर को कैपिटल अनाउंस किया गया, जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। लेटर वैदिक टाइम्स में लोगों को बर्न्ट ब्रिक्स की जानकारी नहीं थी। मोस्टली मड हाउसेज ही बनाए जाते थे। पीरियड के एंड होते होते करीब 500 बीसी में इस पीरियड के लोग फर्दर ईस्ट यानी कोसाला, जो कि ईस्टर्न यूपी में है, और विदेहा, जो कि नॉर्थ बिहार में है, तक एक्सपैंड कर गए। वो जहां भी गए उन्हें कॉपर इंप्लीमेंट्स, ब्लैक एंड रेड अर्दन पॉट्स और ओकर एंड रेड कलर पॉट्स इस्तेमाल करने वाले लोग मिले। इवन लेट हड़प्पन कल्चर के लोग भी मिले। हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स और आयरन वेपन्स का यूज करने के कारण वैदिक पीपल अपने एक्सपेंशन के सेकेंड फेज में सक्सीड हुए। लेटर वैदिक पीरियड को पेंटेड ग्रे वेयर PGW आयरन फेज कल्चर भी कहा जाता है। यानी इस पीरियड में मेन कल्चर पेंटेड ग्रे वेयर का ही था, लेकिन आयरन का यूज भी कुछ इंस्टेंसेस में देखने को मिलता है। आयरन का पहला यूज इंडिया में करीब 1500 बीसी में कर्नाटका और राजस्थान में कॉपर स्टोन एज के समय देखने को मिला। इसके बाद वैदिक पीरियड के एंड होते होते आयरन की नॉलेज ईस्टर्न यूपी और विदेहा में स्प्रेड हुई। वैदिक टेक्स्ट्स में इसको श्यामा और कृष्णा आयाज यानी ब्लैक मेटल बोला गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। सबसे पहले पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ लेटर वैदिक पीरियड में लार्ज किंगडम्स की शुरुआत हुई। जन यानी ट्राइब्स का अमेल्गमेशन हुआ और जनपदास और राष्ट्रस का राइज हुआ। यह टर्म पहली बार इसी पीरियड में यूज किया गया। रॉयल पावर के साथ साथ किंगडम का साइज भी इंक्रीज हुआ। काउज के साथ साथ टेरिटरी कैप्चर करना भी वॉर्स का मकसद बन गया। किंग यूजुअली एक क्षत्रिय वर्णा से बिलोंग करता था और मोनार्क ऑलमोस्ट हेरिडिटरी पोजीशन हो चुकी थी। इलेक्शन के कुछ इंस्टेंसेस मिले हैं, पर हेरिडिटरी किनशिप ही इमर्जेंस में था। ग्रेजुअली सोशल ऑर्डर को कंट्रोल करना भी किंग का ही फंक्शन बन गया था। किंग को कई तरह के नेम्स से एड्रेस किया जाता था, जैसे नॉर्थ में विराट, ईस्ट में सम्राट, वेस्ट में स्वराट और साउथ में भोज। किंग का इन्फ्लुएंस कई तरह के रिचुअल्स के कारण स्ट्रांग होता गया,
जैसे राजसूय सैक्रिफाइस, जिसको करने से ऐसा माना जाता था कि किंग को सुप्रीम पावर मिलती थी। अश्वमेध, जिसमें रॉयल हॉर्स दौड़ता था और जितनी टेरिटरी कवर करता था उस पर किंग का अनक्वेश्चन्ड कंट्रोल होता था। वाजपेय, जो कि एक चैरियट रेस थी। इन रिचुअल्स के माध्यम से किंग अपनी पावर और प्रेस्टीज का प्रदर्शन करता था। लेटर वैदिक पीरियड में ट्राइबल असेंबलीज ने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया और इसकी जगह रॉयल पावर में मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गया। सभा और समिति का एग्जिस्टेंस तो कंटिन्यू रहा, पर विधाता यानी ट्राइबल असेंबली कंप्लीटली डिसअपेयर हो गई। सभा और समिति में प्रिंसेस, नोबल्स और ब्राह्मणास का वर्चस्व बढ़ गया और वुमेन अब सभा में बैठने के लिए परमिटेड नहीं थी। लेटर वैदिक पीरियड में भी किंग किसी तरह की स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं करता था। वॉर के समय ट्राइबल यूनिट्स को मोबिलाइज किया जाता था, जो कि एक मिलिशिया की तरह काम करती थी। सोशल लाइफ। लेटर वैदिक सोसाइटी 4 वर्णास में डिवाइडेड थी और एंड तक ये डिस्टिंक्शन रिजिड हो चुका था। इस पीरियड में सैक्रिफाइसेस का एक कल्ट उभर कर आया, जिनके कारण ब्राह्मणास की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई, क्योंकि सैक्रिफाइसेस के लिए की जाने वाली रिचुअल्स ब्राह्मणास ही किया करते थे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल्स को भी ब्राह्मणास ही ऑफिशिएट करते थे। ऊपर के 3 वर्णास में एक कॉमन फीचर था, उपनयना यानी सेक्रेड थ्रेड को पहनना विद वैदिक मंत्रस। लेटर वैदिक पीरियड में कुछ क्राफ्ट ग्रुप्स जैसे रथकारास को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था और यहां तक कि उन्हें सेक्रेड थ्रेड पहनने की परमिशन भी थी। इससे पता चलता है कि सोशल मोबिलिटी पॉसिबल थी। चौथा वर्ण यानी शूद्रास को सेक्रेड थ्रेड पहनना अलाउड नहीं था। इसी पीरियड में ही शूद्रास पर सोशल डिसेबिलिटीज को इन्फोर्स करना चालू हुआ। जो प्रिंस क्षत्रिय या राजन्य ऑर्डर से बिलोंग करता था, बाकी 3 वर्णास पर अपनी पावर असर्ट करता था। फैमिलीज में एक पैट्रिमोनियल सिस्टम यानी अथॉरिटी ऑफ फादर डेवलप हुआ और वुमेन को जनरली लोअर पोजीशन में रखा जाता था। एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कुछ वुमेन थियोलॉजियंस फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में पार्ट लेती थीं और कुछ क्वींस भी कॉरोनेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करती थीं, लेकिन जनरली वुमेन को मेन से इंफीरियर और सबऑर्डिनेट ही माना जाता था। सती और चाइल्ड मैरिज के भी कुछ इंस्टेंसेस मिले हैं। गोत्र एज एन इंस्टीट्यूशन लेटर वैदिक एज में ही अपीयर हुआ। उस समय गोत्र का मीनिंग था काउ पेन, यानी एक ऐसी जगह जहां पर एक क्लैन से बिलोंग करने वाली सारी कैटल को रखा जाता था। लेकिन समय के साथ इसका मीनिंग बदला और कॉमन एंसेस्टर हो गया। सेम गोत्र से बिलोंग करने वाले पर्सन्स की मैरिज नहीं हो सकती थी। कास्ट एक्सोगमी वाइडली प्रैक्टिस की जाती थी। आश्रम्स और 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट वैदिक टाइम्स में वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं था। पोस्ट वैदिक टेक्स्ट्स के हिसाब से 4 आश्रमस हुआ करते थे। ब्रह्मचारी यानी स्टूडेंट, गृहस्थ यानी हाउस होल्डर, वानप्रस्थ यानी पार्शियल रिटायरमेंट और संन्यास यानी कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में 4th स्टेज का कोई मेंशन देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं लेटर वैदिक इकोनॉमी की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर टूल्स की बात करें तो आयरन टूल्स कम ही दिखाई दिए। ऑक्सिन की मदद से प्लाव का इस्तेमाल किया गया। प्लाउशेयर वुडन हुआ करता था। शतपथ ब्राह्मणा में प्लाउइंग रिचुअल्स का डिटेल्ड डिस्कशन किया गया है। इस पीरियड में किंग्स और प्रिंसेस भी प्लाउ करने से हेजिटेट नहीं करते थे। आगे चलकर इवेंचुअली प्लाउइंग लोअर ऑर्डर्स को असाइन कर दिया गया। वैदिक पीपल का प्रोमिनेंट प्रोडक्शन बार्ले ही था, लेकिन लेटर वैदिक पीपल की चीफ क्रॉप्स अब व्रीही यानी राइस और गोधुमा यानी व्हीट हो चुकी थी। कई तरह के लेंटिल्स का प्रोडक्शन भी किया जाता रहा। एग्रीकल्चर प्रिमिटिव मेथड से होते हुए भी उसका वाइड प्रेवलेंस पर कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इस पीरियड में हमें स्मिथ्स और स्मेल्टर्स के बारे में सुनने को मिलता है। शुरुआत से ही वैदिक पीपल कॉपर से फेमिलियर रहे। वेस्टर्न यूपी और बिहार में कॉपर टूल्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कॉपर स्मिथ्स इस पीरियड में थे। इनका यूज ऑर्नामेंट्स और वॉर और हंटिंग के लिए किया जाता था। वीविंग मेनली वुमेन तक कन्फाइंड थी, लेकिन वाइड स्केल में प्रैक्टिस की जाती थी।
लेटर वैदिक पीपल 4 तरह की पॉटरी से परिचित थे: ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर और रेड वेयर। ज्वेलर्स का मेंशन भी लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में देखने को मिलता है, जो मेनली एफ्लुएंट सेक्शंस को सर्व करते होंगे। सोसाइटी लार्जली रूरल ही थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के एंड में अर्बनाइजेशन की शुरुआत होने लगी। तैत्रीय अरण्यका में नगर वर्ड का मेंशन देखने को मिलता है, जिसको टाउन के सेंस में ही यूज किया गया है। एक्सचेंज मेनली बार्टर में ही होता था, लेकिन निष्का एक कन्वीनियंट यूनिट ऑफ वैल्यू की तरह यूज होता था। लेटर वैदिक पीरियड में टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स का कलेक्शन कंपल्सरी था और संघृत्री के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। दोस्तों, अर्ली वैदिक पीरियड की तरह यहां पर भी रिलीजन को समझना जरूरी है, क्योंकि रिलीजन के थ्रू सोसाइटी के कल्चर को समझना आसान होता है। तो आइए चलते हैं रिलीजन की ओर। लेटर वैदिक एज रिलीजन। अर्ली वैदिक एज के 2 सबसे इंपॉर्टेंट गॉड्स, इंद्र और अग्नि का इंपॉर्टेंस इस एज में खत्म हो गया। इनके स्थान पर प्रजापति यानी द क्रिएटर ने इस एज में सुप्रीम पोजीशन गेन कर ली। कुछ ऐसे गॉड्स जिनकी पोजीशन ऋग्वैदिक पीरियड में माइनर थी, वो अब प्रोमिनेंट हो गए, जैसे रुद्र द गॉड ऑफ एनिमल्स और विष्णु द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। कुछ सोशल ऑर्डर्स ने तो अपनी खुद की डेटीज बनाई, जैसे पुषान जो कि थे, शूद्रस के मेन गॉड बन गए। लेटर वैदिक पीरियड में हमें आइडोलेट्री के कुछ साइंस देखने को मिलते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में ऋग वैदिक एज के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम मटेरियल रीजंस के कारण गॉड को वर्शिप किया जाता रहा, लेकिन मोड ऑफ वर्शिप में सब्सटैंशियल चेंज देखने को मिला। प्रेयर्स अभी भी रिसाइट की जाती थी, पर वर्शिप का डोमिनेंट मोड नहीं थी। इस कल्चर का एक कॉर्नरस्टोन था कल्चर ऑफ सैक्रिफाइसेस, और ये कल्ट कई तरह के रिचुअल्स और फॉर्मूला से भरा हुआ था। सैक्रिफाइसेस का इंपॉर्टेंस अब सोसाइटी में बढ़ गया था। सैक्रिफाइसेस 2 तरह की होती थी, पब्लिक और डोमेस्टिक। पब्लिक सैक्रिफाइसेस में किंग और सारी कम्युनिटी शामिल होती थी। इंडिविजुअल लेवल पे हाउस होल्ड में भी सैक्रिफाइसेस की जाती थी, जो कि डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस थी। सैक्रिफाइसेस में लार्ज स्केल में एनिमल्स की किलिंग इन्वॉल्व होती थी, स्पेशली कैटल वेल्थ। सैक्रिफाइस करने वाले को यजमान कहते थे, जो यज्ञ को करता था, और गेस्ट को घोगना कहते थे। कुछ इंपॉर्टेंट यज्ञ थे अश्वमेध, वाजपेय और राजसूय, जिनका सिग्निफिकेंस हम देख चुके हैं। प्रीस्टली नॉलेज और एक्सपर्टीज की मोनोपोली ब्राह्मणर्स ने बना रखी थी। सैक्रिफाइसेस को पूरा करने के लिए उनको अच्छा रिवॉर्ड भी दिया जाता था। काउज, गोल्ड, क्लॉथ और हॉर्सेस दक्षिणाज के रूप में दिए जाते थे। कई बार तो प्रीस्ट्स दक्षिणा के रूप में टेरिटरी का एक पोर्शन भी मांग लिया करते थे, लेकिन ऐसी कोई भी डिमांड को ग्रांट किए जाने का एविडेंस नहीं मिला है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने लेटर वैदिक एज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात की। इस पीरियड में सोसाइटी के लोग सेमी नोमैडिक की जगह सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। लेटर वैदिक पीरियड के एंड में हमें प्रीस्टली क्लास के डोमिनेशन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला। उपनिषद्स में आत्मन यानी सेल्फ की नॉलेज पर एम्फसाइज किया गया। ब्रह्म सुप्रीम गॉड के रूप में उभर कर आए। लेटर वैदिक फेज में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले, जैसे इसी पीरियड के एंड में टेरिटोरियल किंगडम्स की शुरुआत हुई अंडर क्षत्रिय रूलर्स। अर्ली वैदिक टाइम्स की प्रिडोमिनेंटली पैस्टोरल सोसाइटी अब एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो चुकी थी। ट्राइबल पैस्टोरलिस्ट्स अब फार्मर्स में कन्वर्ट हो चुके थे। ट्राइब्स का एक चीफ होता था, जिसको राजा या जनपदिन कहा जाता था। ये चीफ्स ट्राइबल पेजेंट्री के एक्सपेंस पर ग्रो होते रहे और प्रीस्ट्स को रिवॉर्ड किया करते थे, जो उनका सपोर्ट करते थे कॉमन पीपल यानी वैश्यास को गवर्न करने में। शूद्रस अभी भी एक स्मॉल सर्विंग ऑर्डर था। ओवरऑल अगर देखें तो लेटर वैदिक एज की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि वो एक ट्राइबल सोसाइटी से एक वर्ण के आधार पर डिवाइडेड सोसाइटी में तब्दील हो गई थी। जैनिज्म। आज मैं आपको इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के ऐसे दौर से परिचय कराने वाला हूं जिसने इंडियन सोसाइटी को बदल कर रख दिया। न सिर्फ रिलीजियस सिनेरियो पर गहन प्रभाव छोड़ा, बल्कि पॉलिटिकल सेटअप और इवन इकोनॉमी को भी इंपैक्ट किया। इसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। गांधी जी की बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस को यहीं से प्रेरणा मिली।
दोस्तों, ये कहानी है 6th और 5th सेंचुरी बीसी की, जब एंशिएंट हिस्ट्री का वैदिक कल्चर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लोग प्रीस्टली क्लास यानी पुरोहित वर्ग कल्ट्स और रिचुअल्स के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे, स्पेशली पांचाल और विदेहा में, जहां 600 बीसी के आसपास उपनिषद्स को कंपाइल किया जा रहा था। इन फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स में रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया गया और नॉलेज पर स्ट्रेस दिया गया। वैदिक फेज के एंड में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले, जैसे टेरिटोरियल किंगडम्स की शुरुआत हुई, जिन्हें जनपदास बोला जाता था। ये जनपदास क्षत्रिय रूलर के अंडर में थे। युद्ध का मकसद अब केवल कैटल को कैप्चर करने तक सीमित नहीं था, बल्कि टेरिटरी कैप्चर करना भी वॉर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। महाभारत वॉर भी इसी पीरियड की बताई जाती है। पेस्टोरल सोसाइटी यानी चरवाहे अब एग्रीकल्चरल सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहे थे। ऐसे दौर में मिड गैंजेटिक प्लेन्स में कई रिलीजियस सेक्ट्स अर्थात संप्रदायों का उदय हुआ। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से करीब 62 सेक्ट्स राइज हुए। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्ट जैनिज्म और बुद्धिज्म सामने उभर कर आए। आज इस कहानी में हम जैनिज्म पर फोकस करेंगे। कॉजेज ऑफ ओरिजिन। पहले समझते हैं कि इन रिलीजियस ऑर्डर्स के स्टार्ट होने के कारण क्या रहे। लेटर वैदिक सोसाइटी 4 वर्णास में डिवाइड हो गई और ये डिवीजन धीरे धीरे रिजिड होता चला गया। नेचुरली इस वर्ण व्यवस्था से सोसाइटी में टेंशन फैली हुई थी। इसके चलते वैश्यास और शूद्रास के क्या रिएक्शंस रहे, ये पता लगा पाना मुश्किल है। लेकिन क्षत्रिय वर्ण ने जरूर ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। इन्होंने वर्ण व्यवस्था में बर्थ के इंपॉर्टेंस को लेकर एक प्रकार के प्रोटेस्ट मूवमेंट को चालू किया। क्षत्रियास का यही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नए रिलीजन्स के ओरिजिन का एक कारण रहा। लेकिन न्यू रिलीजन्स के राइज का रियल कॉज था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में एक नई तरह की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का स्प्रेड होना। 6th सेंचुरी बीसी के एंड होने तक ईस्टर्न यूपी, नॉर्थ और साउथ बिहार में आयरन का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसके चलते डेंस फॉरेस्ट्स को क्लियर करना आसान हो गया और लार्ज स्केल में लोग यहां रहने लगे और यहां से वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। 500 बीसी के आसपास नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बड़ी मात्रा में सिटीज बसना चालू हुई, जैसे कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, चिरांद, ताराडी, पाटलिपुत्र, राजगीर और चंपा। वर्धमान, महावीर इनमें से कई सिटीज से एसोसिएटेड रहे। सबसे पहले इसी दौर में ट्रेड और कॉमर्स में कॉइन्स का यूज किया जाने लगा, जो कि पंच मार्क्ड वैरायटी के कॉइन्स थे। कॉइन्स के यूज से ट्रेड में अच्छी ग्रोथ हो रही थी, जिसके चलते वैश्यास की इंपॉर्टेंस सोसाइटी में बढ़ने लगी। नेचुरली वैश्य वर्ण ने ऐसे रिलीजन को खोजना चालू किया जो उनकी सोशल पोजीशन को इंप्रूव कर सके। इसीलिए उन्होंने महावीर का सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के कई कारण रहे। पहला, जैनिज्म ने शुरुआत में वर्ण व्यवस्था को इंपॉर्टेंस नहीं दी। दूसरा, जैनिज्म में नॉन वायलेंस की बात की गई, जिससे वॉर्स एंड हो जाते और ट्रेड और कॉमर्स में इजाफा होता। तीसरा, ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स जैसे धर्मसूत्रास में मनी लेंडिंग की निंदा की गई। इसके कारण ट्रेडर्स को नीची नजर से देखा जाने लगा और इसी कारण ट्रेडिंग क्लास अपना सोशल स्टेटस इंप्रूव करने के लिए नए रिलीजन की खोज करने लगी। वहीं दूसरी ओर सोसाइटी के ओल्ड फैशन्ड लोग पुरानी लाइफ की डिमांड करने लगे। जैसे मॉडर्न टाइम्स में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान पुराने लोग चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। नया क्लोथिंग पैटर्न, प्राइवेट प्रॉपर्टी और नए तरह के घर उन्हें रास नहीं आ रहे थे और वो प्रिमिटिव लाइफस्टाइल चाहते थे। जैनिज्म में सिंपल, प्योर और एस्थेटिक लाइफस्टाइल को इंपॉर्टेंस दी गई, जिससे लोग अट्रैक्ट होने लगे। यही सब कारण रहे कि जैनिज्म जैसे न्यू रिलीजन्स प्रॉमिसिंग लगने लगे और इनका राइज होना इजी हो गया। वर्धमान महावीर। दोस्तों, वर्धमान महावीर जैनिज्म के रियल फाउंडर माने जाते हैं। जैनास की मान्यताओं के अनुसार उनके सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस टीचर महावीर के 23 प्रीडिसेसर्स यानी पूर्वज थे, जिन्हें तीर्थंकर बोला जाता है। जैनास का मानना है कि जैनिज्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और उन्होंने ही जैनिज्म को इस्टेब्लिश किया। ऋषभदेव अयोध्या के माने जाते हैं। अगर महावीर को 24th तीर्थंकरा माना जाए तो जैनिज्म का ओरिजिन करीब 9th सेंचुरी बीसी तक चला जाएगा।
जबकि अयोध्या का सेटलमेंट 500 बीसी में स्टार्ट हुआ। इसीलिए ऋषभदेव के एग्जिस्टेंस की हिस्टोरिसिटी एस्टैब्लिश कर पाना मुश्किल है। बाकी सभी तीर्थंकरों की हिस्टोरिसिटी भी एक्सट्रीमली डाउटफुल है। जैनिज्म की इंपॉर्टेंट टीचिंग्स पार्श्वनाथ से स्टार्ट हुई, जो कि 23rd तीर्थंकर थे। वो बनारस के थे, रॉयल लाइफ को अबैंडन किया और एक एसेटिक यानी तपस्वी बन गए। लेकिन इतिहासकारों की माने तो पार्श्व के स्पिरिचुअल सक्सेसर वर्धमान महावीर ही जैनिज्म के रियल फाउंडर हैं। महावीर की बर्थ और डेथ की एग्जैक्ट डेट्स का पता लगाना संभव नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशन की माने तो उनकी बर्थ 540 बीसी में वैशाली में हुई, जो कि आज के हिसाब से बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। उनके फादर सिद्धार्थ क्षत्रिय क्लैन के हेड थे और उनकी मदर त्रिशाला लिच्छवी चीफ चेतक की सिस्टर थी। चेतक की डॉटर की मैरिज बिंबिसार से हुई। इससे यह तो साफ है कि महावीर की फैमिली मगध की रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई थी, जिसकी मदद से उनको प्रिंसेस और नोबल्स तक अपनी अप्रोच पहुंचाने में आसानी हुई। शुरुआत में महावीर एक गृहस्थ जीवन जीते रहे, पर ट्रूथ को ढूंढने और समझने की राह पर उन्होंने 30 साल की एज में दुनिया का त्याग कर दिया और एक तपस्वी बन गए। जीवन के 12 साल उन्होंने केवल भ्रमण करते हुए निकाले। विलेजेस और टाउन्स में कुछ दिन के अलावा नहीं रुकते थे। इन 12 सालों की लंबी जर्नी में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कभी कपड़े नहीं बदले और जब उन्होंने कैवल्य यानी ओमनीसियंस को पा लिया, तब उन्होंने पूरी तरह से कपड़ों का त्याग कर दिया। कैवल्य की मदद से उन्होंने मिजरी और हैप्पीनेस को कॉन्कर किया। इसी कॉन्क्वेस्ट के कारण उन्हें महावीर यानी ग्रेट हीरो या जीना यानी कॉन्करर ऑफ वनसेल्फ बोला गया और उनके फॉलोअर्स को जैनास। 30 साल तक महावीर ने अपने रिलीजन को प्रोपगेट किया, एक्सपैंड किया और यह मिशन उनको कौशाल, मगध, मिथिला और चंपा जैसी सिटीज में ले गया। 468 बीसी में 72 साल की एज में पावापुरी में उनकी डेथ हो गई, यानी वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। बिहार के राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जैनिज्म की डॉक्ट्रिन्स यानी सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं। डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म में 5 सिद्धांतों की बात कही गई है। डू नॉट कमिट वायलेंस यानी हिंसा मत करो। डू नॉट टेल अ लाई यानी झूठ मत बोलो। डू नॉट स्टील यानी चोरी मत करो। डू नॉट होर्ड यानी संचय मत करो। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस यानी ब्रह्मचर्य को अपनाओ। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 5वां सिद्धांत यानी ब्रह्मचर्य ही महावीर ने ऐड किया, बाकी 4 उन्होंने पिछले तीर्थंकरों से लिए। जैनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन था अहिंसा यानी नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग्स। महावीर के प्रीडिसेसर यानी पार्श्व ने अपने फॉलोअर्स से बॉडी के अपर और लोअर पोर्शंस को कवर करने को कहा, जबकि महावीर ने अपने फॉलोअर्स को कपड़े कंप्लीटली अबैंडन करने के इंस्ट्रक्शन दिए। इससे पता चलता है कि महावीर ने अपने फॉलोअर्स को ज्यादा स्ट्रिक्ट और सीधा साधा जीवन जीने को कहा। कई रीजंस में से एक ये भी कारण रहा कि आगे चलकर जैनिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। श्वेतांबरस, जो व्हाइट कपड़े पहनने लगे, और दिगंबरस, जिन्होंने कपड़ों का त्याग किया। जैनिज्म ने गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन उन्हें जिना की श्रेणी से नीचे ही रखा। वर्ण सिस्टम को जैनिज्म ने एकदम कंडेम नहीं किया, जिस तरह बुद्धिज्म ने किया। महावीर के अनुसार एक पर्सन का अपर और लोअर वर्ण में बर्थ होना उसके पिछले जन्म में किए गए सिंस और वर्च्यूज पर डिपेंडेंट था। इसका मतलब महावीर थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव करते थे। महावीर के ओपिनियन में लोअर कास्ट के लोग प्योर और मेरिटोरियस लाइफ जीते हुए लिबरेशन यानी मुक्ति पा सकते थे। फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स यानी दुनियादारी से मुक्ति जैनिज्म का मेन मोटिव था। स्पष्ट है कि महावीर लिबरेशन ऑफ सोल की बात कर रहे थे। ऐसा करने के लिए किसी भी तरह के रिचुअल्स की जरूरत नहीं थी। राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन के थ्रू इसको पाया जा सकता था। इनको जैनिज्म का त्रिरत्न कहा जाता है। जैनिज्म में वॉर और एग्रीकल्चर दोनों को ही प्रोहिबिट किया गया, क्योंकि दोनों में ही लिविंग बीइंग्स की किलिंग इन्वॉल्व थी। इसी के चलते जैनिज्म मेनली ट्रेड और मर्केंटाइल एक्टिविटीज तक ही सीमित रह गया।
दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह जैनिज्म स्प्रेड हुआ। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म को स्प्रेड करने के लिए महावीर ने एक फॉलोअर्स के ऑर्डर या ग्रुप को तैयार किया, जिसमें मेन और वुमेन दोनों को एडमिट किया जा सकता था। प्राकृत लैंग्वेज का यूज करके महावीर ने अपनी टीचिंग्स को कॉमन लोगों तक पहुंचाया। ऐसा कहा जाता है कि उनके करीब 14,000 फॉलोअर्स थे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या नहीं है। जैनिज्म अपने आप को ब्राह्मणिकल रिलीजन से किसी खास तौर पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। यही कारण रहा कि वो मैसेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। इसके बावजूद साउथ और वेस्ट इंडिया में ग्रेजुअली स्प्रेड होता रहा, जहां ब्राह्मणिकल रिलीजन थोड़ा वीक था। एक ट्रेडिशन की माने तो कर्नाटका में जैनिज्म के स्प्रेड का कारण चंद्रगुप्त मौर्य रहे, जो मौर्य एम्पायर के फर्स्ट रूलर थे, पर इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। दूसरा कारण मगध में हुए ग्रेट फैमिन को बताया जाता है, जो महावीर की डेथ के 2 साल बाद हुआ। ये फैमिन 12 साल तक चला। इससे बचने के लिए जैनाज का एक ग्रुप साउथ इंडिया में माइग्रेट कर गया, भद्रबाहु की लीडरशिप में। इन्हीं के द्वारा साउथ इंडिया में जैनिज्म का स्प्रेड हुआ। बचे हुए लोग मगध में ही रहे, स्थलबाहु की लीडरशिप में। फैमिन खत्म होने के बाद दोनों ग्रुप्स में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, जैनिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर। इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए और जैनिज्म की मेन टीचिंग्स को कंपाइल करने के लिए एक काउंसिल को कन्वीन किया गया पाटलिपुत्र में। लेकिन साउथ से वापस आने वाले जैनाज ने इस काउंसिल का बॉयकॉट किया। इसके बाद से सदर्न ग्रुप को दिगंबराज और मगधन ग्रुप को श्वेतांबराज बोला जाने लगा। इस तरह से जैनिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। ये फैमिन थियोरी की ऑथेंटिसिटी डाउटफुल है, पर इतना साफ है कि जैनिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड जरूर हो गया था। दोस्तों, यहां यह बताना जरूरी है कि जैनिज्म की एक काउंसिल आगे चलकर 512 एडी में भी हुई। क्षमाश्रमाना ने इसको प्रिसाइड किया था। इस काउंसिल में 12 अंगाज और 12 उप अंगाज को कंपाइल किया गया, जो जैनिज्म के इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं। एपिग्राफिक एविडेंस यानी पुरालेख के अनुसार कर्नाटका में जैनिज्म का स्प्रेड 3rd सेंचुरी एडी के बाद ही हुआ। 5th सेंचुरी एडी के बाद कई जैना मॉनेस्ट्रीज कर्नाटका में भी बनी, जिन्हें बसदीज बोला जाता था। कलिंग ओडिशा की बात करें तो यहां पर जैनिज्म का स्प्रेड 4th सेंचुरी बीसी में हुआ। 1st सेंचुरी बीसी में कलिंग किंग खारवेला का पेट्रनेज जैनिज्म को मिला। तमिलनाडु के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इसका स्प्रेड 2nd और 1st सेंचुरी बीसी में देखने को मिला। आने वाली सेंचुरीज में मालवा, गुजरात और राजस्थान में जैनिज्म स्प्रेड हुआ, जहां आज भी इनकी एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है। इनका मेन ऑक्यूपेशन आज भी ट्रेड और कॉमर्स ही है। यहां एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। भले ही जैनिज्म बुद्धिज्म के कंपैरिजन में रैपिडली स्प्रेड नहीं हुआ, पर आज भी जैन पॉपुलेशन यहां बरकरार है, जबकि बुद्धिज्म वर्चुअली डिसअपीयर हो गया। दोस्तों, एक नजर जैनिज्म के सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशंस पर भी डालते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म ऐसा फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था जो वर्ण सिस्टम और रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। शुरुआती जैनाज ने संस्कृत को डिस्कार्ड किया, जो कि ब्राह्मण पेट्रनेज में थी। उन्होंने कॉमन पीपल की लैंग्वेज यानी प्राकृत को अडॉप्ट किया अपने डॉक्ट्रिन को प्रीच करने के लिए। उनका रिलीजियस लिटरेचर अर्ध मगधी में लिखा गया, जो कि 6th सेंचुरी एडी में गुजरात की एक जगह वल्लभी में कंपाइल हुआ। इसके कारण प्राकृत लैंग्वेज की ग्रोथ होने लगी। प्राकृत लैंग्वेज से निकलकर कई रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप होने लगी, जैसे शौरसेनी, जिससे मराठी लैंग्वेज डेवलप हुई। शुरुआती जैनाज ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स अपभ्रंश लैंग्वेज में लिखे और इसकी फर्स्ट ग्रामर को भी कंपाइल किया। अर्ली मिडीवल एरा में जैनाज ने संस्कृत में भी कई टेक्स्ट्स लिखे, और आखिर में देखें तो कन्नड़ा लैंग्वेज की ग्रोथ में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी जैनिज्म का योगदान रहा। जैन आर्किटेक्चर शुरुआती दौर में बुद्धिस्ट और हिंदू आर्किटेक्चर के साथ ही डेवलप हुआ। बाद की सेंचुरीज में यह अपनी अलग पहचान बना पाया। कई टेम्पल्स को बिल्ड किया, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। उदयगिरी और खांडागिरी केव्स ओडिशा जैना आर्किटेक्चर का अच्छा एग्जाम्पल हैं, जिन्हें 193 से 170 बीसी में किंग खारवेला ने जैन मंक्स के लिए बनाया। श्रावण बेलगोला की गोमतेश्वर स्टैच्यू को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, जो कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट मोनोलिथ स्टैच्यू है।
11th से 13th सेंचुरी के बीच बने दिलवाड़ा टेम्पल्स राजस्थान में हमें तीर्थंकरस पर डेडिकेटेड कार्व्ड मार्बल्स देखने को मिलते हैं। जैन आर्किटेक्चर का डिटेल्ड डिस्कशन हम अलग वीडियो में करेंगे। दोस्तों, एक नजर इस पर भी डालते हैं कि जैनिज्म डिक्लाइन कैसे हुआ, यानी मासेस को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाया। इसके कई कारण रहे, आइए जानते हैं। डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। पहला ये कि जैनिज्म ने ब्राह्मण रिलीजन का फियर्स ऑपोजिशन किया, जिसके चलते ब्राह्मण्स ने इसका बहिष्कार किया। दूसरा कारण था रिगरस प्रिंसिपल्स, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। नॉन वायलेंस के एक्सट्रीम प्रिंसिपल के चलते एग्रीकल्चर भी प्रोहिबिटेड था, इसलिए एग्रेरियन लोग यानी मासेस इसको एम्ब्रेस नहीं कर पाए। फास्टिंग, रिनंसिएशन यानी त्याग, तपस्वी जीवन जैसे हार्ड प्रिंसिपल्स जनरल हाउस होल्डर फॉलो नहीं कर सकता था। तीसरा, जो कि सबसे मेन कारण हो सकता है, वो ये था कि जैनिज्म को कभी पॉलिटिकल पेट्रनेज नहीं मिला, जिस तरह से कई रूलर्स जैसे अशोका, कनिष्का एटसेट्रा बुद्धिज्म से अट्रैक्ट हुए। जैनिज्म ऐसे कोई रूलर को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। फाइनली, जैनिज्म के संघ संगठन का ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट मोनार्किक था। इसके साथ ही जैनिज्म का 2 सेक्ट्स में डिवाइड होना भी इसके डिक्लाइन का कारण बना। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह जैनिज्म कई तरह की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण एक सेक्ट के रूप में उभर कर आया और अल्टीमेटली एक रिलीजन में कन्वर्ट हो गया। महावीर जैसे महान तीर्थंकरों के स्ट्रॉन्ग आइडियल्स पर बेस्ड होने के कारण माइनर पॉपुलेशन होने के बावजूद जैनिज्म इंडियन हिस्ट्री के हर एरा को सरवाइव करता हुआ आज भी इंडिया का इंपॉर्टेंट रिलीजन है। बुद्धिज्म। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे समय से अवगत कराने वाला हूं जिसे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का वाटरशेड मोमेंट बोला जा सकता है। यह कहानी है 6th और 5th सेंचुरी बीसी की, जब नॉर्थ इंडिया के गंगा यमुना के अपर दोआब में आर्यन कल्चर अपने पीक पर पहुंच चुका था। दोस्तों, जैनिज्म के लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार इस दौर में कई तरह के रिलीजियस सेक्ट्स का राइज हुआ। हमने देखा कैसे सोसाइटी की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस किसी भी रिलीजन के राइज होने का प्राइमरी कारण होती हैं। इन रिलीजियस सेक्ट्स में से जैनिज्म के साथ बुद्धिज्म ऐसा दूसरा सेक्ट था जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वाइडली स्प्रेड हो पाया। इंडिया में ही नहीं, बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस आज आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। कंपैरिजन के तौर पर देखें तो जैनिज्म इंडिया में ही कन्फाइंड होकर रह गया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं डिस्कशन बुद्धिज्म के कॉजेज ऑफ ओरिजिन से। कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म। दोस्तों, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म लगभग एक ही समय पर राइज हुए, इसलिए दोनों के ओरिजिन के कॉजेज भी सेम ही थे। संक्षिप्त में देखें तो लेटर वैदिक कल्चर में वर्ण सिस्टम का रिजिड स्ट्रक्चर और बर्थ पर बेस्ड होना न्यू रिलीजन्स के राइज का एक कारण बना। दूसरा और सबसे मेन कॉज था मिड गैंजेटिक प्लेन्स में वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी का राइज होना। तीसरा, कॉइन्स के यूज से ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा, जिससे वैश्याज का सोसाइटी में इंपॉर्टेंस बढ़ता गया और वो अपनी सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए नए रिलीजन्स की ओर आकर्षित हुए। और फाइनली, सोसाइटी के कंजर्वेटिव लोग पुरानी लाइफस्टाइल की मांग करने लगे। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को आप डिटेल में जैनिज्म के वीडियो से कवर कर सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध महावीर के कंटेम्पररी थे। उन्हें सिद्धार्थ और शाक्य मुनि के नामों से भी जाना जाता है। एक ट्रेडिशन के अनुसार उनका बर्थ 567 बीसी में एक शाक्य क्षत्रिय फैमिली में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में है। यह जगह आज यूपी के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से कुछ ही दूरी पर है। गौतम बुद्ध के फादर शुद्धोदन कपिल वस्तु के एक इलेक्टेड लीडर माने जाते हैं, जो शाक्य क्लैन के हेड थे। उनकी मदर माया देवी कोशलान डायनेस्टी की एक प्रिंसेस थी। इससे ये साफ है कि बुद्ध एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और एक रिपब्लिक स्टेट में रहने के कारण इगैलिटेरियन बिलीफ्स यानी समान अधिकारवादी थे। बचपन से ही उनका मेडिटेशन से बड़ा लगाव था। उनकी मैरिज अर्ली एज में ही हो गई थी, लेकिन उन्हें कभी मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहा।
यहां पर 4 साइट्स के फेमस इंसिडेंट का जिक्र आता है। बचपन की एक भविष्यवाणी में कहा गया कि सिद्धार्थ या तो बुद्ध बनेंगे या फिर एक ग्रेट किंग। अब उनके फादर ने उनको ग्रेट किंग बनने की मंशा रखते हुए उन्हें पैलेस की लग्जरी में बंद करके रखा। 29 साल की एज में जब पहली बार वो अपनी पैलेस से बाहर निकले तो उन्हें 4 सीन्स दिखाई दिए। पहले उन्हें एक ओल्ड पर्सन दिखाई दिया जिसने उन्हें एजिंग के कॉन्सिक्वेंसेस से अवगत कराया। दूसरे सीन में उन्हें एक सिक पर्सन मिला जिसको कोई डिजीज थी। उसने ये बताया कि सारे ह्यूमन बीइंग्स को डिजीज और पेन होना निश्चित है। तीसरे सीन में उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई दी। उनके चैरियटेयर ने उन्हें बताया कि डेथ को रोकना इंसान के लिए नामुमकिन है। चौथा सीन एक एसेटिक यानी तपस्वी का था जिसने अपने आप को ह्यूमन सफरिंग सर्च करने में डिवोट किया हुआ था। इन 4 साइट्स के बाद ही उन्हें ह्यूमन सफरिंग को खत्म करने और रीबर्थ की साइकिल से फ्री होने की प्रेरणा मिली। 29 साल की एज में ही उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। समाज के लोगों में फैली मिजरी से वो काफी इन्फ्लुएंस्ड थे और उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे। 7 साल तक वो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहे और 35 साल की एज में उन्होंने एक पीपल ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट को पाया। इसी कारण से जगह का नाम बोध गया पड़ा जो कि आज बिहार में है। इसी के बाद उनको द इनलाइटेंड वन यानी बुद्ध कहा जाने लगा। अपनी इस लंबी जर्नी में उन्होंने लोगों से अपने आइडियाज शेयर करना चालू किया जिसे सर्मन कहते हैं। पहला सर्मन उन्होंने सारनाथ बनारस में दिया। उनकी फिजिक काफी स्ट्रांग थी जिसके कारण वो एक दिन में ही काफी लंबी जर्नी कर पाते थे। सिर्फ बारिश के सीजन को छोड़कर वो लगातार घूमते रहते, मेडिटेट करते और प्रीच करते रहते थे। 40 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। इस दौरान उन्हें दूसरे सेक्ट्स के सपोर्टर्स जैसे ब्राह्मण्स भी मिले जिनको उन्होंने आसानी से डिबेट्स में डिफीट किया। उनकी मिशनरी एक्टिविटीज ने कभी भी रिच और पुअर, हाई और लो, मैन और वुमन में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, जो उनके इगैलिटेरियन बिलीफ्स का एक एग्जाम्पल है। 487 बीसी में कुशीनगर में 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। ये जगह आज ईस्टर्न यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट के कसिया नाम के विलेज में है। यहां यह जानना जरूरी है कि 6th सेंचुरी बीसी में बुद्ध के एग्जिस्टेंस का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। कौशांबी, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली और राजगृह जैसी सिटीज जिनमें बुद्ध की प्रेजेंस का दावा किया जाता है वो सभी 5th सेंचुरी बीसी के बाद ही अर्बनाइज हो पाई। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुद्धिज्म की डॉक्ट्रिन्स की। डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध वास्तव में एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे जिन्होंने उस समय की सोसाइटी की रियलिटीज को एक्सेप्ट किया और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने खुद को समाज की सामान्य समस्याओं से जोड़ा जो लोग डेली लाइफ में सफर कर रहे थे। उनका यह मानना था कि वर्ल्ड सौरो यानी कि शोक से भरा हुआ है और लोगों की सफरिंग का मेन कारण उनकी डिजायर्स हैं। यदि इन डिजायर्स को कॉन्कर कर लिया जाए तो इंसान निर्वाणा को पा लेता है, जिसके बाद वो बर्थ और डेथ के साइकिल से फ्री हो जाता है। उनका कहना था कि निर्वाणा कोई प्लेस नहीं है जहां पहुंचा जा सकता है, बल्कि ये एक एक्सपीरियंस है जिसको इसी लाइफ में पाया जा सकता है। बुद्धिज्म में कोई भी सुप्रीम डेइटी या गॉड को इस्टेब्लिश नहीं किया गया। बुद्ध ने ह्यूमन मिजरी को एलिमिनेट करने के लिए 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिका मार्ग को रेकमेंड किया। 3rd सेंचुरी बीसी के एक टेक्स्ट में इस पाथ का मेंशन किया गया है। इस 8 फोल्ड पाथ में इंक्लूडेड है राइट ऑब्जर्वेशन यानी सम्यक दृष्टि, राइट डिटर्मिनेशन यानी सम्यक संकल्प, राइट स्पीच यानी सम्यक वाणी, राइट एक्शन यानी सम्यक कर्मांत, राइट लाइवलीहुड यानी सम्यक आजीविका, राइट एफर्ट यानी सम्यक व्यायाम, राइट अवेयरनेस यानी सम्यक स्मृति और राइट कंसर्न यानी सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार यदि मनुष्य इस 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेगा तो वो अपने आप को रिचुअल्स को फॉलो करने की नेसेसिटीज से दूर रख पाएगा और निर्वाणा की ओर अग्रसर हो पाएगा, और ऐसा करके वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन को पाने में सक्सेसफुल हो पाएगा। बुद्ध की सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज में से एक थी मिडिल पाथ
इसके हिसाब से इंसान को लग्जरी और ऑस्टेरिटी यानी तपस्वी जीवन के बीच में रहने के उपदेश दिए। दोनों ही चीजें एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। यही फिलॉसफी बुद्ध को महावीर से अलग बनाती है, जहां महावीर ने स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी को फॉलो करने को कहा। बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स के लिए एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी बनाया। उसके प्रिंसिपल टेनेट्स कुछ इस प्रकार थे। डू नॉट कमिट वायलेंस यानी हिंसा मत करो। डू नॉट कवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स यानी दूसरों की संपत्ति की कामना मत करो। डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स यानी मादक द्रव्यों का प्रयोग मत करो। डू नॉट टेल अ लाई यानी झूठ मत बोलो। डू नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट एंड एडल्ट्री यानी व्यभिचार से दूर रहें। आप देखेंगे कि ये टीचिंग्स हमें जैनिज्म में और बाकी सभी रिलीजन्स में भी देखने को मिलती हैं। बुद्ध के अनुसार हर इंसान खुद ही अपनी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फीचर बुद्धिज्म के इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट को दर्शाता है। दोस्तों, जैनिज्म और बुद्धिज्म इसी दौर में राइज हुए। तो एक नजर डालते हैं दोनों के डॉक्ट्रिन्स के डिफरेंसेस में। कंपैरिजन विद जैनिज्म। बुद्धिज्म साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में बिलीव करता है, जो कि सिर्फ निर्वाणा यानी एनलाइटनमेंट से ब्रेक हो सकता है, जबकि जैनिज्म इंसान के गुड और बैड डीड्स के हिसाब से चलता रहेगा जब तक लिबरेशन अचीव नहीं होता। बुद्धिज्म में सिन को डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि जैनिज्म में दूसरों को हार्म पहुंचाना सिन बताया गया है। बुद्धिस्ट टीचिंग के अनुसार लाइफ को सफरिंग बताया गया है, जो डिजायर्स के कारण उत्पन्न होती हैं। 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके इंसान इससे बच सकता है। जैनिज्म सभी लिविंग बीइंग्स की रिस्पेक्ट पर स्ट्रेस करता है और लिबरेशन का माध्यम 5 वाउज बताए गए हैं। बुद्धिज्म के 2 मेन सेक्ट्स हैं, और हीनयान। जैनिज्म के 2 मेन सेक्ट्स हैं, श्वेतांबरस एंड दिगंबरस। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुद्धिज्म के फीचर्स, और यह भी देखेंगे कि किस तरह बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड कॉजेज ऑफ इट्स स्प्रेड। बुद्धिज्म ने गॉड और सोल के एग्जिस्टेंस को डिनाई किया, और यह फीचर इंडियन रिलीजन्स की हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन की तरह देखा जा सकता है। बुद्धिज्म ने वर्ण सिस्टम को अटैक किया, जिसके कारण वो लोअर स्ट्रेटा के लोगों से अटैच हो पाया। इसमें शुरुआती दौर में किसी भी तरह के फिलोसॉफिकल डिस्कशन को इनकरेज नहीं किया गया, जिसके चलते आम आदमी इससे अट्रैक्ट हुए। ब्राह्मणिज्म के कंपैरिजन में बुद्धिज्म लिबरल और डेमोक्रेटिक रिलीजन के तौर पर उभर कर आया। बुद्धिज्म ने पर्टिकुलरली नॉन वैदिक एरियाज के लोगों को अपील किया। बुद्ध की पर्सनालिटी और उनकी प्रीचिंग के मेथड्स के कारण बुद्धिज्म का स्प्रेड काफी तेजी से हुआ। उन्होंने ईवल को गुडनेस से और हेट्रेड को लव से फाइट करने की बात कही। विट और प्रेजेंस ऑफ माइंड से उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को टैकल किया। पाली लैंग्वेज, जो कि प्राकृत लैंग्वेज का एक टाइप है, उसने कॉमन लोगों के बीच बुद्धिज्म के स्प्रेड में कंट्रीब्यूट किया। और बुद्ध ने रिलीजियस ऑर्डर यानी संघ को ऑर्गेनाइज किया, जो हर तरह की कास्ट, क्रीड और सेक्स के लोगों के लिए खुला था। इन बुद्धिस्ट ऑर्डर्स यानी संघ में विमेन को भी मेन के बराबर का अधिकार मिला। स्लेव्स केवल अपने मास्टर्स की परमिशन के बाद ही ज्वाइन कर सकते थे। संघ को ज्वाइन करने के लिए कॉन्टिनेंस यानी संयम, पॉवर्टी और फेथ होना जरूरी था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म के 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग और संघ की मदद से बुद्धिज्म बहुत तेजी से प्रोग्रेस करने लगा। मगध, कोशाल और कौशाम्बी जैसे कई रिपब्लिकन स्टेट्स के रूलर्स और वहां के लोगों ने बुद्धिज्म को अपनाया। बुद्ध की डेथ के 200 साल बाद अशोक ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया। अशोक ने अपनी मिशनरी एक्टिविटीज से बुद्धिज्म को सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और श्रीलंका तक पहुंचाया और बुद्धिज्म को एक वर्ल्ड रिलीजन बना दिया। बुद्धिज्म का ओरिजिन जरूर इंडिया में रहा, पर यह इंडिया से डिसअपियर हो गया, लेकिन साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की डेथ के बाद उनकी टीचिंग्स को कंपाइल करने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया। आगे चलकर टोटल 4 काउंसिल्स बुद्धिज्म में हुई। इन काउंसिल्स पर एक नजर डालते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल्स। फर्स्ट काउंसिल
किंग अजातशत्रु के पेट्रोनेज में 483 बीसी में हुई। मंक महाकश्यप ने इसको प्रिसाइड किया। राजगृह के सत्तपानी केव में यह काउंसिल हुई। बुद्ध की टीचिंग्स यानी सुत्त को प्रिजर्व करने और डिसाइपल्स के रूल्स बनाने के लिए यह काउंसिल हुई। इसी काउंसिल में बुद्ध की टीचिंग्स को 3 पिटकास में डिवाइड किया गया। सेकेंड काउंसिल किंग कालाशोका के पेट्रोनेज में वैशाली में 383 बीसी में हुई। इसको सबाकमी ने प्रिसाइड किया। थर्ड काउंसिल किंग अशोका के पेट्रोनेज में 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्र तिस्सा ने इसको प्रिसाइड किया। फोर्थ काउंसिल कुषाण टेम्पल के किंग कनिष्क के पेट्रोनेज में 72 एडी में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई। वासुमित्र ने इसको प्रिसाइड किया। फोर्थ काउंसिल इंपॉर्टेंट रही क्योंकि इसी काउंसिल में बुद्धिज्म 2 सेक्ट्स महायान और हीनयान में डिवाइड हो गया। दोस्तों, आज बुद्धिज्म हजारों सेक्ट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट्स में डिवाइडेड है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल्स और उनकी बेसिक आइडियोलॉजी को समझते हैं। स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। महायान, इसका लिटरल मीनिंग है ग्रेट व्हीकल। इसके अंतर्गत बुद्ध को गॉड की श्रेणी में रखा गया। बुद्ध की आइडल वर्शिप को इंपॉर्टेंस दी गई। महायान बुद्धिज्म नॉर्थ इंडिया और कश्मीर में ओरिजिनेट हुआ और बाद में सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड हुआ। चाइना, कोरिया, तिब्बत और जापान में इस बुद्धिस्ट स्कूल को फॉलो किया जाता है। हीनयान, इसका लिटरल मीनिंग है लेसर व्हीकल। इसमें बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स पर स्ट्रेस दिया गया। आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया गया। सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू इंडिविजुअल सैल्वेशन को पाने की बात कही गई। थेरावड़ा हीनयान स्कूल का ही सेक्ट है। ओरिजिनल बुद्ध टीचिंग्स के सबसे करीब इसको माना जाता है। श्रीलंका में इसका डेवलपमेंट हुआ और वहां से साउथ ईस्ट एशिया में इसका स्प्रेड हुआ। कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड में यह डोमिनेंट है। वज्रायन यानी द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, इसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है। 900 सीई में इंडिया में यह स्टार्ट हुआ। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले लोगों को ही इंपॉर्टेंस दी गई है। इसके काफी स्ट्रिक्ट रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। अब एक नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स पर। मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स। बुद्ध की टीचिंग्स ओरल थी, जिसको संघ के मेंबर्स ने मेमोराइज किया और स्पेशल ओकेजन्स में रिसाइट किया। फर्स्ट काउंसिल में 3 पिटकास में इसको डिवाइड किया गया और 25 बीसी में पाली लैंग्वेज में इनको लिखा गया। पहला विनया पिटका, इसमें मंक्स और नन्स के लिए रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट और मोनास्टिक लाइफ में फॉलो किए जाने वाले डिसिप्लिन को मेंशन किया गया है। दूसरा सुत्त पिटका, इसमें बुद्ध की मेन टीचिंग्स यानी धम्म को एक्सप्लेन किया गया है। इसको 5 निकायस में डिवाइड किया गया है। दिघा निकाया, अंगुत्तरा निकाया, खुद्दका निकाया, संयुत्त निकाया और मध्यमा निकाया। तीसरा है अभिधम्म पिटका, इसमें मंक्स की टीचिंग्स का फिलोसॉफिकल एनालिसिस दिया गया है। इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं, जैसे दिव्या वंदना, दीपावंसा, महावंसा, मिलिंद पन्हा एटसेट्रा। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि बुद्धिज्म इंडिया से डिसअपीयर हो गया, लेकिन यह किन कारणों की वजह से हुआ, आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। 12th सेंचुरी के अंत तक बुद्धिज्म इंडिया से ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया। दोस्तों, कोई भी रिलीजन स्टार्ट होने का बेसिक कारण स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म होती है, लेकिन समय के साथ वो रिचुअल्स और सेरेमनीज के सामने झुक जाता है। ब्राह्मणिज्म्स के जिन ईविल से लड़ाई लड़ते हुए बुद्धिज्म का राइज हुआ था, वही उसके डिक्लाइन का कारण बना। बुद्धिस्ट चैलेंज से लड़ने के लिए ब्राह्मण्स ने अपने रिलीजन को रिफॉर्म किया। उन्होंने कैटल वेल्थ को प्रिजर्व करने की बात कही और वुमेन और शूद्रास को हेवन में एडमिशन का अश्योरेंस दिया। बुद्धिस्ट मंक्स धीरे धीरे मेन स्ट्रीम लोगों से कट ऑफ होते चले गए। उन्होंने कॉमन पीपल की लैंग्वेज यानी पाली को अबैंडन कर दिया और संस्कृत को अपना लिया, जो कि इंटेलेक्चुअल्स की लैंग्वेज थी। 1st सेंचुरी के बाद से ही मंक्स ने आइडल वर्शिप प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। रिच ऑफरिंग्स और रॉयल ग्रांट्स के चलते बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के मंक्स की लाइफ इजी हो गई। कुछ मॉनेस्ट्रीज जैसे नालंदा ने करीब 200 विलेजेस से रेवेन्यू कलेक्ट करना चालू कर दिया।
7th सेंचुरी तक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज ईज लविंग लोगों के डोमिनेशन में आ गई और गौतम बुद्ध ने जिन करप्ट प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट किया उसी का सेंटर बन गई। इस नए तरह के बुद्धिज्म को वज्रायन बोला गया। ब्राह्मण रूलर पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिस्ट्स को परसिक्यूट किया। इसी तरह के कई इंस्टेंसेस हमें हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। हुन किंग मिहिर कुल ने हंड्रेड्स ऑफ बुद्धिस्ट्स को मार दिया। शशांक ऑफ गौड़ा ने बोधि ट्री को गिरवा दिया जहां बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिला। ट्रैवलर हुएन सैंग के अनुसार करीब 1600 स्तूपास को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और हजारों मंक्स और फॉलोअर्स को मार दिया गया। साउथ इंडिया में शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स ने अर्ली मिडीवल एरा में जैन और बुद्धिस्ट्स दोनों को ही अपोज किया। इन कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते बुद्धिज्म वीक हो गया। मॉनेस्ट्रीज के रिच होने के बाद टर्किश इन्वेडर्स स्पेशली इन्हीं को टारगेट करने लगे। उन्होंने मॉनेस्ट्रीज को लूटा और बुद्धिस्ट्स की एक बड़ी संख्या को मौत के घाट उतार दिया। इन्हीं सब कारणों से 12th सेंचुरी तक बुद्धिज्म इंडिया से वर्चुअली डिसअपीयर हो गया। लेकिन डिसअपीयर होने के बावजूद बुद्धिज्म ने इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी पर अपनी छाप छोड़ी। आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन में सिग्निफिकेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। पहले बात करते हैं इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी पे बुद्धिज्म के व्यूज की। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आयरन प्लाउ शेयर बेस्ड एग्रीकल्चर, ट्रेडर्स और कॉइन्स के कारण ट्रेडर्स और नोबल्स ने अच्छी खासी वेल्थ जोड़ ली थी। इसके कारण सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्रिएट हो गई। बुद्धिज्म ने लोगों को वेल्थ न अक्यूमुलेट करने की हिदायत दी। बुद्धिज्म के अनुसार पॉवर्टी से हेट्रेड, क्रूअल्टी और वायलेंस जन्म लेता है, इसीलिए पॉवर्टी का खत्म होना जरूरी है। अब बात करते हैं वर्ण क्लासिफिकेशन के बेसिस की। बुद्धिज्म के हिसाब से वर्ण क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल एक्शन और क्वालिटीज पर बेस्ड था, अनलाइक ब्राह्मणिज्म जिनके लिए वर्ण क्लास पर बेस्ड था। अनडाउटेडली बुद्धिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव था सैल्वेशन ऑफ द इंडिविजुअल और निर्वाणा। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन एंड शूद्रस की। बुद्धिज्म का वुमेन और शूद्रस के लिए ओपन होना सोसाइटी पर एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि वुमेन और शूद्रस को हमेशा ही सेम कैटेगरी में रखा जाता था ब्राह्मणिज्म में। उन्हें वैदिक टेक्स्ट्स पढ़ने और सीक्रेट थ्रेड को पहनने की आजादी नहीं थी और बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते ही उन्हें इस इंफीरियॉरिटी मार्क्स से फ्रीडम मिला। वहीं मैन्युअल लेबर की बात करें तो बुद्धिज्म ने मैन्युअल लेबर का विरोध नहीं किया। इनफैक्ट बोध गया में मिले एक 2nd सेंचुरी स्कल्पचर में बुद्ध को प्लाव करते हुए देखा गया है। अब करते हैं कैटल की बात। कैटल की इंपॉर्टेंस पर स्ट्रेस देते हुए बुद्धिज्म ने कंट्री की कैटल वेल्थ को बूस्ट किया। एक अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुत्तानीपता में कैटल को फूड, ब्यूटी, स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस अर्थात अन्नद, वन्नद, बलद और सुखद प्रदान करने वाला डिक्लेयर किया और इसी कारण उनकी प्रोटेक्शन पर स्ट्रेस दिया। ब्राह्मणिकल फिलॉसफी में काउ की सेक्रेडनेस और नॉन वायलेंस की बात अपेरेंटली बुद्धिस्ट टीचिंग से ही इंस्पायर्ड है। अब बात करेंगे बुद्धिज्म में रैशनलिज्म की। दोस्तों, बुद्धिज्म ने लोगों को सुपरस्टिशन से बाहर निकालकर लॉजिक और मेरिट के आधार पर अपने जजमेंट्स करने को कहा। इसका मतलब बुद्धिज्म ने कहीं न कहीं रैशनलिज्म को प्रमोट किया। वहीं बुद्धिज्म ने एक नई तरह की लैंग्वेज हाइब्रिड संस्कृत को डेवलप किया, जिसमें पाली और संस्कृत को ब्लेंड किया गया। ईस्ट इंडिया में कुछ टेक्स्ट्स अपभ्रंश लैंग्वेज में लिखे गए। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज लर्निंग के लिए ग्रेट सेंटर्स की तरह उभर कर आईं, जिन्हें रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज भी कहा जा सकता है, जैसे नालंदा और विक्रमशिला इन बिहार, वल्लभी इन गुजरात। बुद्धिज्म का इंडियन कल्चर में भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा। आइए एक नजर डालते हैं। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। बुद्धिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा, जो आज भी इंडियन वैल्यूज में दिखाई पड़ता है। गांधी जी भी इससे प्रभावित रहे। बुद्धिज्म ने एंशिएंट इंडिया के आर्ट पर अपना प्रभाव छोड़ा। इतिहासकारों की माने तो इंडिया में वर्शिप की जाने वाली फर्स्ट ह्यूमन स्टैच्यू प्रोबेबली बुद्ध की ही कही जा सकती है। फेथफुल डेवोटीज ने बुद्ध की लाइफ इवेंट्स को स्टोन में पोर्ट्रे किया। बोध गया, सांची और भारूच में मिले बुद्धिस्ट आर्टिस्टिक एक्टिविटी का एक इल्यूमिनेटिंग एग्जाम्पल कहे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध की पैनल इमेजेस 1st सेंचुरी के बाद से ही हमको देखने को मिलती हैं।
ग्रीक और इंडियन स्कल्पचर्स ने मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एक नई आर्ट को क्रिएट किया जो गांधारा आर्ट के नाम से प्रचलित हुई। मंक्स के रेजिडेंस के लिए रॉक्स में कट करके रूम्स बनाए गए, जिसके बाद बर्बर हिल्स, गया और वेस्टर्न इंडिया के नासिक के आसपास केव आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई। साउथ के कृष्णा डेल्टा और नॉर्थ में मथुरा में भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर फ्लरिश हुआ। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कहानी बुद्धिज्म के राइज और उसके इंडिया पर इन्फ्लुएंस की। ये सच है कि बुद्धिज्म इंडिया से डिसअपीयर हुआ, लेकिन सराहनीय है कि वर्ल्ड में आज भी बुद्धिज्म एक इंपॉर्टेंट रिलीजन है। सिर्फ बुद्धिज्म में ही नहीं, बुद्ध की टीचिंग्स और उनके आइडियल्स के लिए रिस्पेक्ट आपको हर तबके के लोगों में देखने को मिलेगी। ऐसा कहा जा सकता है कि बुद्ध ह्यूमैनिटी के लिए एक ग्रेट इंस्पिरेशन है। महाजनपदास। जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हमारे दिमाग में अलग अलग एम्पायर्स और राजाओं के नाम आते हैं, जैसे कि मौर्यज के अशोका, या फिर मुगल्स में अकबर, या मराठास में छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन एम्पायर बिल्डिंग के प्रोसेस की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका जवाब आपको मिलेगा हमारी इस वीडियो में। आज हम जानेंगे महाजनपदास के बारे में, जिसका लिटरल मीनिंग है लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि महाजनपदास का ओरिजिन कब, कहां और कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ महाजनपदास। यह बात है 6th सेंचुरी बीसी की, जब पहली बार लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। बहुत से प्राचीन ग्रंथ जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाय, जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदास के बारे में पता लगता है। अगर जियोग्राफी की बात करें तो ये विंध्य पर्वत के नॉर्थ में थे, एक्सेप्ट वन, दैट इज असका। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लेकर बिहार तक इनका फैलाव था। 16 महाजनपदास थे। इस बात पर तो अधिकांश एंशिएंट टेक्स्ट अग्री करते हैं, लेकिन वो 16 कौन से थे, इसमें कुछ मतभेद देखने को मिलता है। पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाय में जो 16 महाजनपदास की लिस्ट मेंशन है, उसमें आते हैं काशी, कौसाल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ या मत्स्य, सुरसेना, असका, अवंती, गांधार और काम्बोज। दोस्तों, ये तो थे 16 महाजनपदास के नाम, लेकिन 6th सेंचुरी बीसी में ऐसा क्या हुआ कि हम लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स यानी महाजनपदास का फॉर्मेशन देखते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ महाजनपदास। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम से ही एग्रीकल्चर एक डोमिनेंट ऑक्यूपेशन बन जाता है और सेटल्ड लाइफस्टाइल पैटर्न की शुरुआत होती है। उसके साथ ही शुरू होता है माइग्रेशन टुवर्ड्स लोअर गैंजेटिक प्लेन्स यानी कि ईस्टर्न यूपी और बिहार का रीजन। ये रीजन सोर्स था रिच आयरन माइंस का, जिसकी वजह से आयरन का यूज बहुत बढ़ जाता है इन एग्रीकल्चर एंड वेपनरी, और इसी की वजह से हमें एग्रीकल्चर में एक सरप्लस देखने को मिलता है। अदर देन वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन, इस टाइम पीरियड में कुछ रिलीजियस डेवलपमेंट्स भी एग्रीकल्चर को हेल्प करते हैं, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे सेक्ट्स का राइज होना, जो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। इससे कैटल वेल्थ बढ़ती है, जो उस टाइम एग्रीकल्चर की बैकबोन थी। एग्रीकल्चर के बढ़ने से रूलिंग क्लास सरप्लस प्रोडक्शन को टैक्सेस के तौर पर कलेक्ट करना शुरू करती है, जिससे वो अपनी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को पूरा करती है। और दूसरी तरफ आयरन वेपन्स के बढ़ते प्रोडक्शन से वॉरियर क्लास भी पावरफुल होता है। ये मटेरियल एडवांटेजेस इनेबल करते हैं लोगों को अपने लैंड से लंबे समय तक अटैच होने में और साथ ही एक्सपैंड करने में भी। इनफैक्ट जनपदा का लिटरल मीनिंग होता है द फुटहोल्ड ऑफ अ ट्राइब, यानी एक ट्राइब का सेटल्ड लाइफ जीने के लिए भूमि लेना। और इस तरह से बड़े बड़े स्टेट्स फॉर्म होने लगते हैं विद टाउन्स एज देयर बेस ऑफ ऑपरेशंस। दोस्तों, इस पीरियड को सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है। आपको बता दें कि हिस्ट्री में पहला फेज ऑफ अर्बनाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहा जाता है। खैर, जब हम ये समझ चुके हैं कि महाजनपदास का राइज कब, कैसे और क्यों हुआ, आइए जानते हैं इन 16 महाजनपदास को डिटेल में। द 16 महाजनपदास। शुरू करते हैं काशी से। काशी आज के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के पास इसका लोकेशन था। इसकी कैपिटल थी वाराणसी, जो गंगा और गोमती रिवर्स के बीच में थी।
काशी अपने कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए फेमस था। एंशिएंट इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजन थे, सभी किसी न किसी रूप में काशी से खुद को जोड़ते हैं। जैसे कि जैनास के 23rd तीर्थंकर पार्श्व के फादर को बनारस का राजा बताया गया है। बुद्ध ने भी अपना पहला सरमन बनारस के पास ही सारनाथ में दिया था। लेकिन बुद्ध के टाइम तक काशी महाजनपदा को कौसाला एनेक्स कर लेता है और ये मगध और कौसाला के बीच युद्ध का कारण बनता है। काशी से चलते हैं कौसाला की तरफ। कौसाला के वेस्ट में थी रिवर गोमती और ईस्ट में थी रिवर सदानीरा, जो विदेहा जनपदा से इसकी बाउंड्री बनाती थी। इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। ये मगध के नॉर्थ वेस्ट में था। यहां का फेमस किंग था प्रसेनजीत, जो बुद्ध और महावीर के कंटेम्पररी भी थे। मगध के राजा अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच में सुप्रेमेसी के लिए लंबा स्ट्रगल चलता है। नेक्स्ट है अंग महाजनपदा आज के मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता था। यह मगध के ईस्ट में और राजमहल हिल्स के वेस्ट में लोकेटेड था। चंपा यहां की कैपिटल थी। यह अपने ट्रेड और कॉमर्स के लिए फेमस था। 6th सेंचुरी बीसी के मध्य में इसको मगध एनेक्स कर लेता है। तो आइए अब बात करते हैं मगध की। मगध का एरिया था पटना और गया के अराउंड, साउथ बिहार में। नॉर्थ और वेस्ट साइड से रिवर सोन और गंगा इसको प्रोटेक्ट करती थी। इसकी कैपिटल गिरिव्रजा या राजगृह थी, जो 5 हिल्स से घिरी हुई थी। इसलिए इस पर अटैक करना बहुत मुश्किल होता था। आगे चलकर मगध सबसे पावरफुल महाजनपद बनता है। अब चलते हैं वज्जी की ओर। वज्जी बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अराउंड था वज्जी महाजनपदा। नॉर्थ में नेपाल के हिल्स तक ये फैला हुआ था। गंडक रिवर इसको कौसाल से अलग करती थी। वज्जी एक गणसंघ था। गणसंघ का मतलब हम नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल में समझेंगे। वज्जी 8 क्लैंस की कन्फेडरेसी को रिप्रेजेंट करता था, जिसमें विदेहास, लिच्छवीज और ज्ञांत्रिकास भी शामिल थे। विदेहास की कैपिटल मिथिला थी, लिच्छवीज की वैशाली, ज्ञांत्रिकास की कुंदपुरा। जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर ज्ञांत्रिकास क्लैन को बिलोंग करते थे। मगध के राजा अजातशत्रु ने इनकी कन्फेडरेसी को डिस्ट्रॉय किया था। अब बढ़ते हैं मल्ल की ओर। मल्ल को भी एक गणसंघ कहा जाता था। इनकी टेरिटरी वज्जी के नॉर्दर्न बॉर्डर को टच करती थी। इनकी एक कैपिटल कुशीनगर में थी, जहां गौतम बुद्ध की डेथ होती है। ऐसा कहा जाता है कि मल्ल को 500 चीफ्स रूल करते थे। मल्ल से चलते हैं छेदी। ये आज के बुंदेलखंड के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था। इसका फैलाव मालवा प्लेटो तक कहा जाता है। इसकी कैपिटल थी सुक्तिमती। शिशुपाल, जो कृष्ण का फेमस एनिमी था, उसको महाभारत में छेदी का रूलर बताया गया है। अब बात करेंगे वत्स की। वत्स की कैपिटल थी कौशांबी। इनकी सेटलमेंट मॉडर्न प्रयागराज के अराउंड थी। पुराणास में कहा गया है कि पांडवास के डिसेंडेंट निच्छक्सु ने अपनी कैपिटल कौशांबी में शिफ्ट की थी जब हस्तिनापुर में फ्लड आ गया था। मतलब वत्स कुरु क्लैन को बिलोंग करते थे। आइए अब चलते हैं कुरु देश। कुरु दिल्ली मेरठ रीजन के अराउंड था। इनके बारे में हम सभी महाभारत की स्टोरी के थ्रू जानते हैं। इनकी कैपिटल थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मेरठ से अबाउट 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत से एक्सकेवेशंस किए हैं, जिसमें मिले आर्टिफैक्ट्स को महाभारत पीरियड से लिंक करके देखा जाता है। 2020 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हस्तिनापुर को आइकॉनिक साइट के रूप में डेवलप करने का डिसीजन भी लिया। यहां से चलते हैं अब हम पांचाल लोकेटेड था रोहिलखंड और सेंट्रल दोआब के रीजन में। इनके 2 लीनिएजेस थे, नॉर्दर्न पांचाल जिनकी कैपिटल थी अहिच्छत्र में, और सदर्न पांचाल जिनकी कैपिटल थी काम्पिल्या। इनके क्लोज रिलेशन थे कुरु के साथ। महाभारत में पांडवास की पत्नी द्रौपदी पांचाल से ही थी, इसलिए उन्हें पांचाली भी कहा गया है। पांचाल से चलते हैं मत्स्य की तरफ। मत्स्य राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, अलवर रीजन के अराउंड था। कैपिटल थी विराटनगर, जो फेमस है पांडवों की हाइडिंग प्लेस के रूप में। इसको भी इवेंचुअली मगध अपने अंडर मिला लेता है। यहां से चलते हैं सूरसेना की ओर।
सुरसेना की कैपिटल थी मथुरा। पुराण और महाभारत में मथुरा की रूलिंग फैमिली को यदूस कहा जाता है। महाभारत में भगवान कृष्ण को यहां का राजा बताया गया है। अब चलते हैं साउथ ऑफ विंध्यास, अस्सका की ओर। अस्सका लोकेटेड था रिवर गोदावरी के किनारे पर। यह अकेला महाजनपद है जो विंध्य पर्वत के साउथ में था, नियर मॉडर्न पैठान इन महाराष्ट्र। कैपिटल थी प्रतिष्ठान, जो एंशिएंट नाम है पैठन का। अब बात करते हैं अवंती की। अवंती अपने टाइम का एक पावरफुल महाजनपद था। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास इसकी लोकेशन थी। रिवर नर्मदा तक इसका एरिया फैला हुआ था। इसकी नॉर्दर्न कैपिटल उज्जैन थी और सदर्न महिष्मती। 6th सेंचुरी बीसी में इस पे एक पावरफुल राजा प्रद्योता का रूल होता है। अब चलते हैं नॉर्थ में गांधार की तरफ। गांधार की लोकेशन काबुल और रावलपिंडी के बीच में थी। कैपिटल तक्षशिला ट्रेड और लर्निंग सेंटर के रूप में फेमस थी। इंपॉर्टेंट किंग थे पुष्कर सरिन। गांधार को पर्शियंस कॉन्कर कर लेते हैं 6th सेंचुरी बीसी के एंड में। महाभारत में धृतराष्ट्र की वाइफ गांधारी यहां की राजकुमारी थी और फेमस मामा शकुनी गांधार के राजा। अब चलते हैं काम्बोज। ये गांधार के पास में ही लोकेटेड था, प्रेजेंट डे पुंछ एरिया के अराउंड। काम्बोज को ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स में अनकल्चर्ड कहा गया है। कैपिटल थी पुंछ। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इंडिविजुअल महाजनपद की, कुछ हिस्ट्री और जियोग्राफी की। आपने यहां एक नया टर्म सुना, गणसंघ। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। गणसंघस एंड देयर राइज। महाजनपदास में दो तरह के पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलते हैं, मोनार्कीज एंड नॉन मोनार्कियल स्टेट्स, जिन्हें कहा जाता है गणसंघ। 16 महाजनपदास में से 2 वज्जी और मल्ल गणसंघ थे। इनके अलावा और भी गणसंघ का मेंशन हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलता है, जैसे कि साक्यास ऑफ कपिलवस्तु, कोलियास ऑफ रामग्राम, मौर्यास ऑफ पिप्पलिवाहा एटसेट्रा। इन गणसंघ में पॉलिटिकल पावर ट्राइबल ओलिगार्कीज के पास होती थी। मतलब कोई एक पावरफुल राजा ना होकर एक ग्रुप ऑफ पीपल रूल करता था। अब मोनार्कियल सिस्टम की जगह गणसंघ का सिस्टम क्यों आया, इसके पीछे कुछ रीजंस थे। जैसे कि पहला, ये लेटर वैदिक पीरियड में इवॉल्व हुए। लाइफ पैटर्न के खिलाफ एक रिएक्शन था। लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारी क्लास और कास्ट रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जिससे लाइफ काफी रिजिड हो जाती है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट होते हैं, इसलिए वो सिंपल ट्राइबल लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, जो हमें गणसंघ में देखने को मिलता है। दूसरा, गणसंघ ब्राह्मणास की बढ़ती हुई पावर के अगेंस्ट भी एक रिएक्शन था। गणसंघ में क्षत्रिय को ज्यादा प्रोमिनेंस मिलती है। और तीसरा, ट्राइबल इक्वालिटी के आइडिया से भी पीपल इंस्पायर्ड थे, जिसमें सिंगल राजा को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। आइए अब जानते हैं कि मोनार्की और गणसंघ सिस्टम में क्या अंतर था। डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड गणसंघस। मोनार्कीज में एक ही राजा के पास रेवेन्यू लेने का राइट होता था, जबकि गणसंघ में हर एक ट्राइबल ओलिगार्क के पास यह राइट था। मोनार्की में एक स्टैंडिंग आर्मी रहती थी, लेकिन ट्राइबल ओलिगार्की में हर एक राजा अपनी छोटी सी आर्मी रखता था। ब्राह्मणास का इन्फ्लुएंस मोनार्कियल सिस्टम में बहुत ज्यादा था, लेकिन गणसंघ में उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही था कि गणसंघ में ओलिगार्किक असेंबली के पास पावर थी, न कि एक इंडिविजुअल के पास मोनार्कियल सिस्टम के जैसे। गणसंघ में मोनार्की के जैसे किंगशिप हेरेडिटरी भी नहीं थी। यहां चीफ यूजुअली इलेक्ट किया जाता था। दोस्तों, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या गणसंघ डेमोक्रेटिक थे? आइए जानते हैं इसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में। वर गणसंघस डेमोक्रेटिक? कुछ अर्ली स्टडीज में गणसंघ को डेमोक्रेटिक कहा गया था, लेकिन जब हम इनके बारे में डिटेल में समझते हैं तो पता चलता है कि ये पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं थे। हां, ये सही है कि यहां का चीफ इलेक्शन के थ्रू चुना जाता था, लेकिन इस इलेक्शन में सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। सिर्फ कुछ क्षत्रिय फैमिलीज को ही ये राइट था। यहां सभी को इक्वल राइट्स नहीं थे, जैसे कि वुमेन को असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। इनके नाम लीडिंग क्षत्रियाज लीनियज के नाम पर ही रखे गए थे, क्योंकि उनकी पोजीशन सबसे स्ट्रांग होती थी।
बाकी क्लासेस को सबऑर्डिनेट स्टेटस मिला हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि गणसंघ का नेचर डेमोक्रेटिक न होकर ओलिगार्किक फॉर्म का था। हमने गणसंघ के सिस्टम को तो समझ लिया, तो अब चलिए समझते हैं मोनार्कियल सिस्टम को। मोनार्कियल सिस्टम इन किंगडम्स। दोस्तों, मोनार्कियल सिस्टम्स में एक पावरफुल हेरेडिटरी किंग होता था। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स भी होते थे, जैसे कि मंत्री, सेनानायक, जज, चीफ अकाउंटेंट वगैरह। ये एक स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन करते थे, जिससे अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन और प्रोटेक्शन दोनों कर सकें। एंशिएंट टाइम में मोनार्किकल सिस्टम ही डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। 6th सेंचुरी का एंड होते होते मोनार्किकल स्टेट्स ऑलमोस्ट सभी गणसंघ को एनेक्स कर लेते हैं। उसके बाद की पॉलिटिकल हिस्ट्री इन सभी स्टेट्स के बीच सुप्रेमेसी के लिए एक स्ट्रगल कही जा सकती है। अल्टीमेटली उस स्ट्रगल में मगध बनता है सबसे पावरफुल किंगडम, और वो इंडिया का सबसे पहला एम्पायर कहलाता है, जिसकी बात हम अलग लेक्चर में करेंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क्स। दोस्तों, तो ये थे 6th सेंचुरी टू 4th सेंचुरी बीसी के कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। हम कहीं ना कहीं इसे इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री की शुरुआत कह सकते हैं। महाजनपदास के पीरियड में ही पहली बार हमें पावरफुल राजा मिलते हैं और प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी, जो कि एक बेडरॉक है आने वाले एम्पायर्स की। राइज ऑफ मगध एंड फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। आज हम उस रीजन की बात करने वाले हैं जहां एंशिएंट इंडिया का पहला एम्पायर फॉर्म होता है। जी हां, हम जानेंगे कि कैसे मगध का राइज होता है एक महाजनपद से एम्पायर तक। इसी बीच हम बात करेंगे अलेक्जेंडर के फेमस इन्वेजन की, और फाइनली बढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के फाउंडेशन की तरफ। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मगध की जियोग्राफी से। जियोग्राफी ऑफ मगध। मगध 16 महाजनपदस में से एक था। ये आज के बिहार स्टेट के पटना, गया, नालंदा और शाहबाद डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता था। इसके साउथ वेस्ट में अवंती था, नॉर्थ वेस्ट में कोसाल और नॉर्थ में वज्जी कन्फेडरेसी। इसकी अर्ली कैपिटल थी राजगृह, जो बाद में शिफ्ट होकर बनती है पाटलिपुत्र। ये एरिया फर्टाइल सॉइल और रिच आयरन माइंस का सोर्स था। अब जानते हैं मगध की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मगध। मगध का पहला इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है बिंबिसार को, जो कि बुद्ध के कंटेम्पररी थे। बिंबिसार हरियंक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ये 52 इयर्स तक मगध के राजा रहते हैं, रफली फ्रॉम 544 बीसी टू 492 बीसी। बिंबिसार मगध की टेरिटरी को बढ़ाते हैं थ्रू मैरिज अलायंसेस एंड वॉर। कोसाल की प्रिंसेस के साथ मैरिज करने पर इनको काशी का कुछ पार्ट डाउरी में मिलता है। वहीं अंगा को वॉर में जीत लिया जाता है। साथ ही वैशाली की लिच्छवी प्रिंसेस के साथ शादी करने से मगध की डिप्लोमैटिक पावर बढ़ती है। कहा जाता है कि बिंबिसार को उनके ही बेटे अजातशत्रु इंप्रिजन कर देते हैं और मार देते हैं। लेकिन बिंबिसार की डेथ का मतलब यह नहीं था कि मगध की पावर कम हो जाए। मगध की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है अंडर अजातशत्रु, जो 492 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। अजातशत्रु कोसाल के राजा प्रसेनजीत पर अटैक करते हैं और पूरे काशी पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद ये टारगेट करते हैं वज्जी को, जिसमें कंस्पिरेसी की हेल्प से डिसेंशन पैदा कर जीत हासिल करते हैं। अजातशत्रु रूल करते हैं 460 बीसी तक। उसके बाद मगध के राजा बनते हैं उदयन। उदयन गंगा और सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस पर एक फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। उदयन के बाद एक नई डायनेस्टी आती है मगध में, शिशुनाग की। इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था अवंती की पावर को डिस्ट्रॉय करना। शिशुनाग डायनेस्टी लंबे समय तक नहीं रहती और उसकी जगह आती है नंद डायनेस्टी। नंदर्स को इंडिया का पहला एम्पायर बिल्डर भी कहा जाता है। तो अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं पावरफुल नंद डायनेस्टी के बारे में। स्टोरी ऑफ नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी 343 से 321 बीसी के बीच मगध को रूल करती है। इसके फाउंडर थे महापद्मनंदा। पुराणास में महापद्मनंदा को क्षत्रिय क्लास का सफाया करने वाला कहा गया है, क्योंकि इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया की सभी रूलिंग डायनेस्टीज जैसे कि पांचालस, कुरुज, अस्मकस, इक्ष्वाकुस, सूर्यसेनाज एटसेट्रा को हराकर इनके स्टेट्स को एनेक्स कर लिया था।
इंडिया और ग्रेको रोमन ट्रेडिशंस इनको लो बर्थ का बताते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में इनको अननोन लीनिएज का बताया गया है। सभी सोर्सेज में नंद डायनेस्टी के 9 रूलर्स बताए गए हैं, लेकिन इनके नाम को लेकर सभी में डिफरेंस देखने को मिलता है। लास्ट नंद किंग धननंद को बताया जाता है, जो महापद्म नंद के बेटे थे। इनके पास एक विशाल सेना थी। ग्रीक सोर्सेस के अकॉर्डिंग नंद की सेना में 20,000 कैवलरी, 2 लाख इन्फेंट्री, 2,000 चैरियट्स और 3,000 एलिफेंट्स थे। महापद्म नंद कलिंग को भी कॉन्कर कर लेते हैं। लास्ट नंद रूलर धननंद के टाइम में ही अलेक्जेंडर का इन्वेजन इंडिया पर होता है, लेकिन अलेक्जेंडर की आर्मी ईस्ट में मगध की सेना का सामना करने के लिए आगे नहीं बढ़ती, इसलिए अलेक्जेंडर और धननंद कभी आमने सामने नहीं आते। लेकिन धननंद अपने असभ्य स्वभाव और शोषणकारी टैक्स पॉलिसीज की वजह से अनपॉपुलर बन जाते हैं और मगध की प्रजा उनके खिलाफ जाकर चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करती है मगध का राजा बनने में। चंद्रगुप्त मौर्य धननंद को हराकर 321 बीसी में मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं, जिसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। तो दोस्तों, मगध के राइज को तो हमने जान लिया। अब आइए समझते हैं कि ऐसे क्या रीजंस थे कि 16 महाजनपदास में से मगध ही एक एम्पायर फॉर्म करने में सक्सेसफुल होता है। कॉजेज ऑफ मगध's सक्सेस। मगध की सक्सेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे। जैसे एक रीजन था एम्बिशियस और काबिल रूलर्स का होना, चाहे वो बिंबिसार हो या महापद्मनंद। ये सभी रूलर्स मगध की पावर बढ़ाने के लिए पैशनेट थे। दूसरा फैक्टर था मगध की जियोग्राफिकल लोकेशन। यहां पे रिच आयरन माइंस थी, जिससे मगध के रूलर्स को वेपन्स की इजी सप्लाई पॉसिबल थी। मगध का रीजन फर्टाइल एरिया था, इसलिए यहां पे एग्रीकल्चरल सरप्लस भी ज्यादा अटेन होता था, जो रूलर्स इजीली टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट कर सकते थे। इस रीजन में एलिफेंट की भी अबंडेंट सप्लाई थी, जो हेल्प करती है एक पावरफुल आर्मी बनाने में। इसके अलावा मगध की कैपिटल्स का स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर होना भी एक फैक्टर था उनकी सक्सेस का। पहली कैपिटल राजगीर 5 हिल्स से सराउंडेड थी, इससे उस पर कॉन्क्वेस्ट करना मुश्किल था। दूसरी कैपिटल पाटलिपुत्र बहुत सी रिवर्स जैसे कि गंगा, गंडक, सोन और पुनपुन के कॉन्फ्लुएंस पर थी, इसलिए उसको वाटर फ्रंट या जलदुर्ग भी कहा जाता था। इसको भी कैप्चर करना इजी नहीं था। ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट का इजी मीडियम भी थी, जिससे ट्रेड बढ़ता है, जैसे कि गंगा के रास्ते वाराणसी, कौसाम्बी जैसी सिटीज के साथ ट्रेड होता था। इसके अलावा मगध के रूलर्स को मेटालिक मनी के बढ़ते यूसेज और टाउन्स के डेवलपमेंट का भी फायदा पहुंचता है, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स के डेवलपमेंट पर वो टोल टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। ये टैक्सेस हेल्प करते हैं एक विशाल आर्मी को मेंटेन करने में। ये सभी फैक्टर्स मिलकर मगध को एम्पायर बनने में सक्सेस दिलाते हैं। मगध के राइज के टाइम ही एक और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट होता है, वो था अलेक्जेंडर का इन्वेजन। तो चलिए अब उसके बारे में भी जानते हैं। अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया। मगध एम्पायर के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर था इरेनियन एम्पायर। यहां 4th सेंचुरी बीसी में ग्रीक्स और इरेनियंस के बीच फाइट चल रही थी वर्ल्ड सुप्रेमेसी के लिए। मैसिडोनिया के अलेक्जेंडर की लीडरशिप में ग्रीक्स फाइनली इरेनियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अलेक्जेंडर एशिया माइनर और इराक को भी जीत चुके होते हैं। इसके बाद वो बढ़ते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया की इमेंस वेल्थ के किस्से उन्होंने भी सुने थे, जो उनको टेम्प्ट करते हैं इंडिया के इन्वेजन के लिए। अलेक्जेंडर को जियोग्राफिकल नॉलेज और नेचुरल हिस्ट्री के लिए भी पैशन था। इंडिया अलेक्जेंडर के एम्पायर के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा फर्टाइल और प्रोडक्टिव था। यह भी एक रीजन था उनके इंडिया इन्वेजन का। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन भी अलेक्जेंडर के प्लान को सूट कर रही थी, क्योंकि ये एरिया बहुत सी इंडिपेंडेंट मोनार्कीज और ट्राइबल रिपब्लिक्स के बीच डिवाइडेड था। अलेक्जेंडर के लिए इन्हें एक एक करके जीतना आसान था। अलेक्जेंडर काबुल से खाइबर पास के रास्ते 326 बीसी में इंडिया आते हैं। उनको 5 महीने लगते हैं इंडस रिवर तक पहुंचने में। अंभी, जो तक्षशिला के रूलर थे, अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर देते हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स अलेक्जेंडर को देते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर जब झेलम पहुंचते हैं, तब उनका सामना होता है पोरस से। पोरस किंगडम ऑफ अभिसार के राजा थे। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच होता है बैटल ऑफ हाइडेस्पस। अलेक्जेंडर पोरस को हरा तो देते हैं,
लेकिन पोरस की बहादुरी और साहस से काफी इंप्रेस होते हैं। इसलिए वो पोरस को उनका किंगडम वापस कर उनको अपना एलाय बना लेते हैं। उसके बाद वो ब्यास तक आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर तो और भी आगे जाना चाहता था, लेकिन उनकी आर्मी आगे बढ़ने से मना कर देती है। ग्रीक सोल्जर्स 10 साल से लगातार युद्ध करके परेशान हो चुके थे। इंडिया का हॉट क्लाइमेट भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा था और अब वो बस घर वापस जाना चाहते थे। उन्होंने मगध की स्ट्रांग आर्मी के बारे में भी सुना था और वो उसका सामना नहीं करना चाहते थे। इसलिए अलेक्जेंडर के बार बार कहने पर भी वो नहीं मानते हैं। और अलेक्जेंडर, जिसे कोई भी दुश्मन हरा नहीं सका था, अपने ही सोल्जर्स के सामने हार जाते हैं। वापस जाते टाइम अलेक्जेंडर बहुत से छोटे छोटे रिपब्लिक्स सिबोई, अगलसोई, क्षुद्रकाज, मल्लज को भी डिस्ट्रॉय करते हुए जाते हैं। अलेक्जेंडर 323 बीसी में बेबीलोन पहुंचते हैं, जहां फीवर से उनकी डेथ हो जाती है। 19 मंथ्स के लिए अलेक्जेंडर इंडिया में रहते हैं। ज्यादातर जीते हुए स्टेट्स को वो उनके पुराने रूलर्स को ही वापस कर देते हैं जब वो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अपनी टेरिटोरियल पोजेशंस को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और सब में एक ग्रीक गवर्नर अपॉइंट करके जाते हैं। वो कुछ सिटीज की भी फाउंडेशन यहां रखते हैं, जैसे कि काबुल रीजन में अलेक्जेंड्रिया, झेलम पर बुकेफला और सिंध में अलेक्जेंड्रिया। तो ये थी अलेक्जेंडर के इन्वेजन की कहानी। अब चलिए समझते हैं इसके इफेक्ट्स को। इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अलेक्जेंडर के इन्वेजन की वजह से एंशिएंट यूरोप और एंशिएंट इंडिया पहली बार क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। इस इन्वेजन से 4 नए लैंड और सी रूट्स खुलते हैं इंडिया और ग्रीस के बीच। इससे ग्रीक मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन का इंडिया में आना बढ़ता है और ट्रेड फैसिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अलेक्जेंडर ने जो सिटीज फाउंड की थी इंडिया में, जैसे कि बुकेफला, अलेक्जेंड्रिया एटसेट्रा, वहां लार्ज नंबर में ग्रीक लोग सेटल होते हैं। अलेक्जेंडर पहली बार ओशन देखते हैं एट द माउथ ऑफ द इंडस। उनको इसकी ज्योग्राफी जानने में डीप इंटरेस्ट था, इसलिए वो अपने एक नेवल ऑफिसर